नहीं, इतने नहीं, सिर्फ 3। मुझे तो उससे नाउम्मीदी हुई, लेकिन उसकी खुशी मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। हर बार ऐसा लगता था कि आनंद के अतिरिक्त वो मेरे पहलू में ही मर जाएगा। तो शरद बोला, तो यूं तुमने उसे मेरे से जूते छीनने को तैयार किया? वही समझ लो, वो बोली। ब्रह्मा ने मुझे नीलकंठ के चक्कर में न भटकाया होता तो दूसरे जूते तुम्हारे तक पहुंचते ही नहीं। मैं उन्हें पहले ही अष्टभुजा से हथियार लेती, लेकिन अब जब तक मेरी तवज्जो अष्टभुजा की तरफ गई, तब तक वो जूते तुम्हें सौंप चुका था। इसलिए तुम्हें उसके पीछे पीछे मेरे फ्लैट में फिर लौट आना पड़ा। हाँ, कहा क्या है उसे कि वो दुनिया का सबसे हसीन आदमी और तुम उस पर मरती हो। तुम तो कुड़ के ये बात कह रहे हो, लेकिन हकीकतन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ऐसा ही बहुत कुछ कहा, और यकीन मानो, उसने मेरी बात के अक्षर अक्षर पर मुकम्मल विश्वास किया। लगता था कि मेरे से पहले कैसी भी कोई औरत उसकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। तभी तो दिमाग खराब हो गया था उसका। पूरी तरह से नहीं हुआ, वो कुछ ज़्यादा ही भक्त निकला तुम्हारा। कहने को मेरी बात मान गया था, लेकिन मुझे अंदेशा था कि वो मुकर जाएगा, इसलिए तुम्हारे फ्लैट में उसे अकेला छोड़ आने के बावजूद मुझे उसके पीछे महाराजगंज पहुंचना पड़ा, जहाँ अष्टभुजा का काम आसान करने के लिए तुमने बहुत चालाकी से कॉफ़ी में बेहोशी की दवा मिलाकर मुझे पिला दी। करेक्ट। लेकिन ज़्यादा होशियारी ने ही तुम्हारा काम बिगाड़ दिया। तुमने मुझे बेहोशी की दवा का ओवरडोज दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कॉफ़ी पीने के थोड़ी देर बाद अयोध्या के घर मुझे उल्टी आ गई। और मेरे पेट में मौजूद बेहोशी की दवा काफ़ी मात्रा जो कि अब अभी हजम नहीं हुई थी, उल्टी के रास्ते बाहर निकल गई। तुम्हारी योजना अनुसार मैं अष्टभुजा की मौजूदगी में बेहोश हो गया होता तो उसने महाराजगंज में मेरे पैरों में से जूते उतार लिए होते। उसने गौर से फीफी की तरफ देखा। यह ऐसा तुम आकर करती? अगर वो मुझे विचलित होता दिखाई देता तो मैं ही आकर करती, यानी कि तब तुम आसपास ही गई थी। ये भी कोई कहने की बात है। मैंने बोला ना कि मैं तो मुकम्मल तौर से तुम्हारे यार के शीशे में नहीं उतार सकी तुम्हारे यार को शीशे में नहीं उतार सकी। उसकी नीयत किसी भी रुख डामाडोल हो सकती थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक उस पर निगाह रखना ज़रूरी था। लेकिन वैसे कोई नौबत तो आई नहीं। बेहोशी के आने की जगह उल्टी आने से मेरी तबीयत उल्टे सुधर गई, जिसका कि मुझे सख्त अफसोस है। फिर दांत पिसती हुई बोली। ब्रह्मा ने एक गहरी निगाह फीफी पर डाली और फिर शरद से संबोधित हुआ। शुक्ला, लगता है मेरी बीवी को तुमसे कुछ ज़्यादा ही नफरत हो गई है। कैसा लगता है? शरद बोला। इसकी सूरत देखो, तुम्हारी हड्डी बोटी चबा जाने को आमादा कोई भड़की हुई शेरनी मालूम हो रही है। ये इस वक्त हर 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 किसी को बर्दाश्त नहीं होती, खास तौर से जब हर कोई औरत हो, और कोई खास तौर से जब वो औरत फीफी हो। लगता है अपने पहलू को अपना सबसे बड़ा हथियार मानने वाली इस औरत का जादू तुम्हारे पर नहीं चला। मेरी शाबाशी कबूल करो बच्चे। बकवास बंद करो, फीफी फुफकारती सी बोली, वरना मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगी। मूर्खता करेगी। ब्रह्मा पूरे इत्मीनान से बोला। नीलकंठ को मारना और यहाँ किसी को मारना एक ही बात नहीं, स्वीट हार्ट। नीलकंठ कुछ नहीं था, उसकी हस्ती सिफर थी। लेकिन यहाँ जो आदमी मौजूद है, यह ना भूलो कि उसमें से एक आदमी तुम्हारा पति ब्रह्मा है। मेरी जान, मुझे मानना तो आत्महत्या करने के समान होगा। फूफी के चेहरे पर अनिश्चय की घड़ी का फायदा उठाते हुए ब्रह्मा ने अपनी मेज के एक दराज में हाथ डाला और उसमें से अपना विलायती चॉकलेटों का डिब्बा बरामद किया। उसने एक चॉकलेट अपने मुंह में स्थानांतरित की और धीरे धीरे चबाता हुआ शर्त से बोला, शुक्ला, ये तुम्हारे नेपाली दोस्त वाला प्रसंग दिलचस्प है। इसे जरा आगे बढ़ाओ, जरा तफसील से बताओ कि मैं कैसे मेरी बीवी ने अष्टभुजा को अपने जाल में उन हीरों का हथियाने के लिए फंसाया जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। शरद ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, जैसा कि इसने अभी कहा कि इसे अष्टभुजा को समझाया कि वो आगे रास्ते में जहाँ भी दांव लगे मेरे जूते हथियार ले, और फौरन फ़ोन कर इस बाबत इसे खबर करे। अब तक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड माया बड़े अप्रत्याशित ढंग से मेरे साथ रक्सा और तक अष्टभुजा का सीधे सीधे जूते हथियाने में कोई दाव न लगा। हम दोनों पर आक्रमण करके जूते छीनने के लिए तो वो अपने आप को तैयार न कर सका। वैसे भी उसे पीपी से आश्वासन ये मिला था कि मैं तो उसके सामने तभी बेहोश हो जाऊंगा जबकि अभी उसने कार चलाना शुरू ही किया होगा। इस प्रोग्राम में इत्तेफाकिया विघ्न ये आया कि
इंडो नेपाल बॉर्डर तक मैंने उसे कार ही न चलाने दी। अलबत्ता वो इस बात से हैरान ज़रूर हो गया कि बीवी द्वारा मुझे पिलाई गई बेहोशी की दवा से मैं बेहोश क्यों नहीं हुआ था। पटना से रवानगी के बाद क्योंकि वो किसी भी क्षण मेरे बेहोश हो जाने की उम्मीद कर रहा था, इसलिए वो इस बात से बहुत हल्कान था कि कार में चला रहा था, जो कि चलती कार में स्टीयरिंग पर बेहोश हो सकता था। ऐसा तो बहरहाल न हुआ, लेकिन रक्सौल पहुंचकर जब भट्टराई से मिलने जाने की नीयत से मैं माया से अलग हुआ, तब भी वो मेरे पीछे लग गया, लेकिन उसकी दाल तब भी न गली, क्योंकि कार मैंने खड़ी ऐसी जगह की थी जहां से भट्टराई की बेवरी फटाफट पहुंचा जा सकता था। फिर माया को रक्सौल में छोड़ने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके हम नेपाल पहुंच गए। वहाँ पीरगंज और हितौरा के रास्ते में थकावट की वजह से या बेहोशी की दवा के बाकी बचे गए थोड़े से असर की वजह से मुझे नींद आ गई था। फर्स्ट बुझे को मेरी जूते उतार लेना कम फसादी काम लगा और उसने ऐसी कोशिश की। बेवकूफ़ फीफी पुकारी, तुम उसके दिल की हालत नहीं समझ सकते। वो तुम पर फिदा हो गया था, लेकिन मेरा दोस्त भी था और दोस्ती की उसे कद्र भी थी। इस वजह से वो तुम्हारे काम को वैसे अंजाम न दे सके जैसा तुम चाहते थे। जैसे उसने कोशिश की वैसा वो कामयाब ना हो सका। वो तुम्हारा काम यूं न कर सका कि मेरे ऊपर कोई आँच आती। असल में ये दोस्ती और आशिकी के बीच में जंग थी, जिसमें मुझे खुशी है कि दोस्ती की जीत हुई। जीत क्योंकि दोस्ती की हुई, इसलिए तुम्हें फ़ोन नहीं किया। फ़ोन के इंतजार में तंग आकर आखिरकार फ़ोन तुमने किया। किसे? ये भी कोई पूछने की बात है? नेपाली पुलिस को। बीरगंज बॉर्डर पर नेपाली चौक पर चेक पोस्ट पर तुमने वहाँ मेरे स्मगलर होने की रिपोर्ट की, लेकिन मेरी खुदकिस्मती कि तुम्हारा वो वार भी खाली गया। फीफी के वार और खाली गए। ब्रह्मा बड़े नाटकीय स्वर में बोला, इसलिए तुम्हारे लिए इसके मन में नफरत की आग इस कदर धधक रही है, लेकिन हौसला रखो, नफरत उसी से होती है जिससे की मोहब्बत हो रही हो, और जितनी ज़्यादा मोहब्बत रही होती है उतनी ज़्यादा नफरत होती है। इसके लिए अपनी मोहब्बत का असली इजहार तो मैं तब करूँगी। फीफी नफरत भरे स्वर में बोले, जब भी फांसी चढ़ेगा। मैं सरकार से दरखास्त करूँगी कि मुझे इसकी लाश पर कैमरे करने का स्पेशल परमिशन दी जाए। फिर एक एक उसकी उंगली उसके हाथ में से थमी रिवॉल्वर पर तन गई। लेकिन नहीं, सरकार ऐसे इजाज़त नहीं देगी। फिर इसके फांसी चढ़ने तक मेरा इंतजार भी नहीं होगा। इसका काम तो मुझे तमाम करना होगा। मिस्टर शरद शुक्ला, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी और फिर यहाँ तुम्हारी लाश के सराहने मेरे ऐसे कैबरे परफॉर्मेंस होगी जैसे ब्रह्मा ने तब भी न देखी होगी जब ये मेरा पति नहीं था। वो ब्रह्मा की ओर घूमी। सुना सुना, ब्रह्मा बड़े तुमनान से बोला। सिर्फ सुना, कहा कुछ नहीं। अब कह देता हूँ क्या। लो, ब्रह्मा ने चॉकलेटों का डब्बा मेज मेज पर सामने को सरकाया। चॉकलेट खाओ। क्या? आसान काम है। ब्रह्मा एक उठ खड़ा हुआ, मेज के पीछे से निकलने लगा। समझदारी का काम है, मौके के लिहाज से मुनासिब काम है। इससे तो मैं आनंद तो आएगा ही, अपनी इस वक्त भड़की हुई भावनाओं को काबू करने का भी मौका मिलेगा। मैं तुम्हारे दिल की हालत समझता हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन इस घड़ी वक्त की ज़रूरत यह है कि तुम अपने आप को काबू में करो। मैं अपने आप को काबू में करूँ, ताकि ये है। सुनो सुनो, ब्रह्मा हौले हौले पूर्व उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला। सुनो, देखो, जितनी नफरत तुम में शख्स है उतनी ही मुझे है, शायद उससे ज़्यादा। नफरत नापने का कोई पैमाना बना होता तो मैं बात साबित करके भी दिखा देता। बहरहाल, वक्त की नज़ाकत को समझो और अपने आप पर काबू 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 करो। ये हम दोनों के लिए ज़रूरी है। इस आदमी के पास ऐसी जानकारी जो हम दोनों की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर से तब्दील कर देगी। वो जानकारी में इसे हासिल कर पाने से पहले तुम इसे मार दिया तो मैं बयान नहीं कर सकता कि यूँ किस कदर मेरे किए धैर्य पर पानी फिर जाएगा। तब तक वो फीफी के करीब पहुंच चुका था। उसने और इसका कंधा छू बोला, फीफी माय डार्लिंग, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पटना में तुम्हारी ज़िंदगी का कोई अच्छा दौर नहीं गुजरा। चाहते हुए मैं तुम्हारी तरफ वो तवज्जो न दे पाया जो कि एक पति एक पत्नी को तरफ होनी चाहिए। लेकिन मैं क्या करता, मेरी महत्वाकांक्षाएं मेरे आड़े आ जाती हैं और उस वक्त पर भी हावी होकर बैठ जाती हैं जो मुझे अपनी बीवी के लिए बचा कर रखना चाहिए। लेकिन मैं खुश हूँ, तुम्हें भी खुश होना चाहिए कि दुश्वारी का वो दौर अब गुजर गया है। अब बहुत जल्द हम काठमांडू चलेंगे, जहाँ सजीव सड़कें, सड़कों पर बने तोरण द्वार, लहराते झंडे, मंगल गान कर दीवाना और जय घोष करते लोग नाचते गाते खुशियाँ मनाते अपने नए बादशाह और उसकी मलिका का स्वागत करेंगे। वहाँ तुम्हारी वो हस्ती होगी जिसकी अपनी ज़िंदगी में तुमने कल्पना न की होगी, न आगे भी कर सकोगे। राज सिंहासन, महल, दास दासियां, सैल्यूट मारते सिपाही, गॉड ऑफ ऑनर देते फौजी, धन दौलत और क्या नहीं, और भी जिस चीज़ की तुम कल्पना करो वो
शरद को पहले लगा कि बुड्ढा पागल हो गया था, लेकिन तत्काल उसे याद आया कि वो कोई आम आदमी नहीं था, ब्रह्मा था। जरूर वो फीफी को उल्लू बना रहा था और सिर पर सवार खड़ी मौत को टालने की साजिश रच रहा था। इसलिए ब्रह्मा अभी भी कह रहा था, आज कोई फैसला ना करो, आज कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिसके लिए आगे चलकर हम दोनों को पछताना पड़े। मैं तो कहता हूँ कि इस नाजुक घड़ी में यहाँ रुको भी नहीं, अपने प्राइवेट फ्लैट में चले जाओ, वहाँ जाकर आराम से उन बातों को मनन करो जो मैंने अभी कही है। वजीर चंद को बुला लो ताकि वो गाड़ी पर तुम्हें तुम्हारे फ्लैट पर छोड़ा है। नहीं, फीफी बोली, जरा सा तो फासला, मैं पैदल चली जाऊंगी। फीफी ने उस जवाब ने शरद को यकीन दिला दिया कि ब्रह्मा की जीत हो चुकी है, हमेशा की तरह। गुड, ब्रह्म संतुष्टिपूर्ण स्वर में बोला, वेरी वाइज डिसीजन माय हनी चाइल्ड। उसने हाथ बढ़ाकर बड़े इत्मीनान से फीफी की उंगली में से रिवॉल्वर निकाल लिया। अब जाओ, अब 1 मिनट भी यहाँ न रुको, मुझे इस आदमी से 2 चार होना, ओके? लेकिन फीफी यूं बोली जैसे कोई भूली बात याद आ गई। अब तुम्हें यह मालूम है कि मैंने नीलकंठ का कत्ल किया? पागल, ब्रह्मा ने उसे मीठी झिड़की दी। पहले तुम सिर्फ ब्रह्मा की बीवी थी, अब तुम एक बादशाह बनने वाली हो। क्या बादशाह कभी अपनी जुबान पर लाएगा कि उसकी मलिका ने किसी का कत्ल किया था? फिर भी जानकर तुम्हारे पास मेरे खिलाफ हमेशा के लिए हथियार तो बन जाएगी। अरे आओ, आपसदारी में कहीं हथियारबाजी होती है। फिर भी ये इस आदमी ने अपनी ज़रूरत की जानकारी हासिल कर लेने के बाद मैं यहीं इसका कत्ल कर देने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद यहाँ आकर तुम बेशक इस बात की तस्दीक कर लेना कि इसकी लाश कहाँ पड़ी है। फिर जैसा हथियार मेरे पास तुम्हारे खिलाफ होगा, वैसे ही तुम्हारे पास मेरे खिलाफ होगा। फिर जैसे तुम मेरे खिलाफ जुबान नहीं खोल पाओगे, वैसे ही मैं तुम्हारे खिलाफ जुबान नहीं खोल पाऊंगा। फिर ताज जिंदगी हम दोनों एक दूसरे के राजंदा होंगे और दूसरे की जुबान के ताले होंगे। ओके? ओके, वो सहमति में सिर हिलाते बोली, लेकिन एक बात ध्यान में रखना माय डियर हस्बैंड, ठीक आधे घंटे बाद मैं यहाँ वापस लौटेंगे। तब अगर मुझे यहाँ उस शख्स की लाश न पड़ी दिखाई दी तो दिखाई देगी, जरूर दिखाई देगी। अब जब वापस लौटो तो अपना कैबरे वाला कॉस्ट्यूम साथ लेकर आना, जो कि पता नहीं कब से तुमने पहना नहीं है। क्यों? उसके माथे पर बल पड़े ताकि तुम इसकी लाश पर कैबरे कर सको। भूल भी गई? ओह, नाउ गेट अलोन। वो यहाँ से रुखसत हो गई। उसकी निगाहों से ओझल होने तक ब्रह्मा सपाट चेहरे लिए खामोश खड़ा रहा। फिर वो शरद की तरफ वापस घुमा और बड़े दूरतापूर्ण स्वर में बोला, कैसी रही? महान। शरद मंत्रमुग्ध स्वर में बोला, मौत ऐन सिर पर खड़ी थी हम दोनों के। मैं आपकी मानता के नतमस्तक हूँ। ऐसा वो बादशाह और मलिका वाला सॉन्ग एंड ड्रामा तो आपने ऐसा पेश किया कि एक बार के मुझे भी यकीन आ गया कि आनंद फानंद ने पर जाकर खुद आप ही गद्दी नशीन होने वाले थे। तोरण द्वार, मंगल गान, झंडे, जयघोष, क्या खाका खींचा आपने ये नए बादशाह की गद्दी नशीन होने का। कमाल कर दिया आपने तो, 1.5 मिनट में जादू कर दिया मैडम पर। भविष्य के रंगीन तरीन सपनों के सम्मोहन में जकड़ दिया मैडम की चेतना को। आप तो वाकई ब्रह्मा है। जब तक वो फिर संजीदा हो चुका था, वो वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। बोला, बैठो। शारदा के सामने कुर्सी पर बैठ गया। एक बात बताओ, वो बोला, सोच समझ कर जवाब देना। पूछिए पूछिए। वो वाकई तुम्हें शूट कर देती? मैं अपने नहीं, तुम्हारे बारे में सवाल कर रहा हूँ। कर ही देती, आखिर मेरी वजह से उसका काम बिगड़ा था। ऊपर से एक कत्ल का तजुर्बा उसे कल ही हो चुका है। नहीं करती। धमका भले कितना भी देते वो तुम्हें, लेकिन तुम्हें शूट नहीं करते, हरगिज नहीं करते। तुम मुझे शूट कर देते तो भी न करते। ऐसा क्यों? क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है, दिलो जान से निसार है वो तुम पर। मैं औरत की निगाहों के रास्ते उसके दिल को पढ़ सकता हूँ। बहुत तजुर्बा है मुझे ऐसी बातों का। खुद अपने लिए तो तजुर्बा आपके काम ना आया, खुद अपने लिए तो फीफी की निगाहों के रास्ते में उसका दिल ना पढ़ पाया। पढ़ सकता था यार, कोशिश करता तो पढ़ सकता था, लेकिन कोशिश न की, कैसे करता? तब विवेक पर हवस का पर्दा चढ़ा हुआ था। जब तक पर्दा हटा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक ब्रह्मा ने आसे भरी, वो मेरी बीवी बन चुकी थी। तो आपका ख्याल है कि मुझे शूट नहीं करने वाली थी? हाँ, तुम्हें शूट करके वो अपनी उम्मीद पर अपने हाथों फुल स्टॉप लगा लेना वो भला क्यों पसंद करते हैं। आई सी। उसने कुर्सी का पहले बोतला हाथ में थमी रिवॉल्वर पर एक वितृष्णापूर्ण निगाह डाली और फिर उसे अपने सामने मेज पर रख दिया। उसने चॉकलेटों का डब्बा अपनी ओर घसीट कर उसमें से एक और चॉकलेट निकाली और उसे अपने मुंह में स्थानांतरित किया। फिर उसने अपने नाम मालूम ब्रांड का काले रंगत वाली सिगरेट सुलगाया और धीरे धीरे उसके कई कश लगाए। आखिर उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी के पर निगाह डाली। 7 बजने में 10 मिनट, बहुत कम टाइम बाकी है। जब
जबकि ये बातें हम दोनों में से कहीं होनी है, इसलिए गैर ज़रूरी बातों से किनारा होगा। मसलन मैं तुम्हारे से ये नहीं पूछूंगी कि आते तुमने मेरे पर रिवॉल्वर क्यों उतारी। मैं सिर्फ खास और मतलब की बातें पूछूंगा। अब शुरुआत इस बात से करो कि मुझे धोखा किसने दिया। शरद खामोश रहा। जल्दी जवाब दो, दगाबाज कौन निकला। बोनस। शरद धीरे से बोला, क्या? 2 लाख रुपया। उसने अचानक शरद को देखा। शरद के चेहरे के भावों में दृढ़ता की कोई कमी नहीं। हाथी पाकर उसने एक हाथ से भरी और एक मेज का दराज खोला। उसने बिना गिने उनमें से नोटों की कुछ गड्डियां निकाले, उसे यूं शरद के सामने फेंका जैसे मालिक कुत्ते के सामने हड्डी फेंकता है। गिन ले, वह प्रसन्न स्वर में बोला। नीलकंठ के कत्ल का क्या हुआ? शरद नोट समेटता हुआ बोला, कुछ नहीं होगा, सब फिक्स हो जाएगा, बल्कि हो गया है। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, अब नहीं पड़ेगी। ब्रह्मा का एतबार कर। लेकिन अरे बोला ना सब फिक्स हो गया। अब जवाब दे मेरे सवाल का। मुझे धोखा किसने दिया? अयोध्या ने। यही जान गया था? नहीं, बॉर्डर पार करने के बाद जाना। ये तो और पहुंचने के बाद जाना। जब वो रामरुद्र थापा के यहाँ मेरे से पहले पहुंचा था, थापा मर चुका। यानी कि पूरा का पूरा दगाबाज निकला अयोध्या। कोई कसर न छोड़े। जो छूट गई उसे भी अब पूरी कर देगा। कैसे? कहाँ? जाहिर की अपनी ताकत से। भक्तपुर में 7 बजे। दूसरे वर्ग में ये वक्त दर्ज था ना। ओह। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर ऐसे खुशी के भाव आने लगे जैसे परमानंद को प्राप्त हो रहा हो। बढ़िया बढ़िया। फिर उसने झपट्टा मारकर मेज पर एक फ़ोन को अपनी तरफ घसीटा और उस पर नंबर डायल करने लगा। शरद नोट गिनने लगा। हेलो। एक एक ब्रह्मा कोशिश से कांपते हुआ बोला, भक्तपुर। दाहाल। अरे दाहाल बोल रहा है ना, मेरी आवाज़ नहीं पहचानता? ठीक है सुन, बहुत अच्छी खबर है, हमारी चाल चल गई, पूरी की पूरी चल गई। हमारा भीतर घाते एक्सपोज हो गया। अयोध्या अयोध्या निकला हमारा मेहरबान। वो समझ रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया, पर मुझे पूरी तरह से पीट लिया। यानी कि दूसरे वर्गों की शक्ल में जो चारा हमने उसके सामने डाला था वो पूरी तरह से निकल गया। शरद हैरानी से उसका मुंह देखने लगा। ब्रह्मा ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली और पूर्ववत अति उत्साहपूर्ण स्वर में बोला, दाल मेरे बच्चे, अब जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुन। और 5 मिनट में वो लोग भक्तपुर में इकट्ठा होंगे और हमारे खड़े किए बोगस इंकलाब को कैश करने की कोशिश करेंगे। तो अब से ठीक 10 मिनट बाद महल में फ़ोन करना और राज अधिराज को सब कुछ बता देना कि अयोध्या प्रसाद बिराही वो शख्स है जो डेमोक्रेसी के नाम पर उनकी हुकूमत का तख्ता पलटने के लिए वहाँ उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। दाल मेरा इतना ही कहना काफ़ी होगा। बाकी काम राज अधिराज की सेना और पुलिस खुद कर लेगी। देख लेना, आज शाम तक एक भी गद्दार राजधानी या उसके इर्द गिर्द जिंदा बाकी नहीं बचेगा। वहाँ सा वाह क्या शानदार स्थिति है। अपने दुश्मनों का सफाया करने के लिए मैंने अपने दुश्मन का इस्तेमाल किया। अयोध्या का इस्तेमाल किया मैंने और उसे खबर ही नहीं। उसकी वजह से मेरे दुश्मन खत्म हुए और मेरी वजह से वो खत्म हुआ। इसे कहते हैं घात प्रतिघात। क्या कहा? असली इंकलाब कब आएगा? आएगा, बहुत जल्द आएगा। अब मेरे रास्ते के कांटे छाटे गए हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी आएगा। अब 12वां वर्ग तुझे दिशा ज्ञान 12वें वर्ग से मिलेगा। भक्तपुर की आज की वारदात के बाद भी तमाम सरकारी अमले का ध्यान उधर ही लगा रहेगा। वो इधर ही देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि उन्होंने इंकलाब को दबा दिया है, कि असली इंकलाब कहीं और से उठ खड़ा होगा। तब अंतिम जीत हमारी होगी और फिर देखना दाल की नए निज़ाम में तेरा रुतबा कितना बुलंद होगा। अब जब फ़ौरन महल में फ़ोन करता कि एक छोटे इंकलाब का दमन हो सके और उसकी जगह एक बहुत बड़ा इंकलाब ले सके, ताकि एक बोगस इंकलाब दबे और उसकी जगह एक निर्णायक इंकलाब उठ के खड़ा हो। गुड बाय दाल एंड गुड लक। उसने फ़ोन रख दिया और खुशी से अपनी हथेलियाँ मसलने लगा। 30,000 रुपये ज़्यादा है। सादा नोट गिनना बंद करता हुआ बोला, रख ले। वो बड़ी दयानतदारी से बोला। उसने मेज पर से 2 रिवॉल्वर उठा ली और उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगा। चहलकदमी ऐसी थी जैसे वो म्यूजिक पर डांस कर रहा हो। शरद को लग रहा था कि वो किसी भी क्षण जोर जोर से गाने भी लगेगा। शुक्ला ने सारे नोट कोट के भीतरी जेबों में भर लिया। शुक्ला, वो बोला, मेरे बच्चे, इस वक्त हम एक नए इतिहास के निर्माण के दहलीज पर खड़े हैं। ये वो घड़ी है जो कई सदियों में एक बार आती है। तू अपने आप को खुद किस्मत समझ कि इस घड़ी का एक जामिन तू है। वो टिटका और एक दीवार के साथ टिक लगाकर खड़ा हो गया। अयोध्या? वह सपने स्वर में बोला, मेरा दुश्मन, लेकिन जिसने वो काम किया जो कोई मेरा जिगरी दोस्त ना कर पाता है। जीता रहा अयोध्या, लेकिन यहाँ नहीं, दूसरी दुनिया में।
उसको अपनी प्रलाप में मग्न जानकर शायद उठकर खड़ा हुआ और बड़े सहज भाव से उसकी तरफ बढ़ा। तत्काल वर्मा के तेवर बदले, उसके चेहरे पर कठोरता के भाव उभरे और फिर उसने दोनों रिवॉल्वर शब्द की तान दी। लगता है, वो बोला, मेरे जज्बात का तेरे पर भी असर होने लगा है। तेरा भी दिल करने लगा कि तू उठ के नाचने लगे, लेकिन तू बैठ जा मेरे बच्चे, बैठ जा और अतिरिक्त 30,000 रुपये कमा कर दिखा। कल यहाँ से विदा होने के बाद घटी हर घटना का विवरण मुझे पूरी बारीकी से सुनना। बैठ जा। वो शरद के करीब आया, उसने उसे जबरन वापस कुर्सी पर धकेल दिया। फिर मेज के पीछे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने एक रिवॉल्वर मेज के एक दराज में डाल दिया और यूँ खाली हुए नोट से चॉकलेटों का डब्बा अपने करीब सरका लिया। उसने एक चॉकलेट निकालकर अपने मुंह में रखी और बड़े मग्न भाव से उसे चुभलाता हुआ बोला, ठहर, पहले मैं तुझे सारे सिलसिले की थोड़ी बैकग्राउंड समझाता हूँ। जो हुआ और जो होने जा रहा है वो बहुत पेचीदा लगता है, इसलिए असल में कहानी बहुत सीधी सीधी है। सुन, हुकूमत कैसी भी हो, बादशाह हो या तेरे देश जैसा प्रजातंत्र, सत्ता के लिए जद्दोजहद हर जगह रहती है, हमेशा रहती है। ये एक निरंतर चलने वाला सिलसिला है। जो कभी सृष्टि ही खत्म हो जाए तो खत्म हो सकता है। ये वो सिलसिला है जिसमें साधन सामर्थ्यहीन आदमी भी महत्वाकांक्षी उठता है और ऐन शिखर पर पहुंचने के सपने देखने लगता है। वो अंधेरे में घात लगाता है और नादानों में दाना बनकर अपना मतलब हल करता है। वो अपने ही नेता अन्नदाता की जूतियां चाटते हुए उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है। एक चॉकलेट ले, नहीं शुक्रिया। अब राजनायक, चाहे वो नेता हो या राजा, समझदार वही होता है जो गाय बगाए अपने मुसाहबों में दमन और छटनी का झाड़ू यूँ फिराता रहे, जैसे होली दिवाली पर घर साफ करने के लिए झाड़ू फिराया जाता है, ताकि अवांछित कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, चूहे, भित्तर घाती, दगाबाज, पीठ में छुरा घोंपने वाले तत्वों से निजात पाई जा सके। अब मैं भी क्योंकि मूर्ख नहीं, इसलिए मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मेरे अनुयायी, मेरे सहयोगी, मेरे हम कदम सबके सब दूध के धुले थे और मेरे वफादार थे। लेकिन मेरी समस्या तो ये भी थी कि मैं अपने देश से निर्वासित था और वक्ती तौर पर शक्तिहीन था। इसलिए मैंने उन सीधे और सरल तरीकों से अपने दोस्त बने दुश्मनों के चेहरे पर भी नकाब नहीं उठा सकता था, जो कि कभी हिटलर ने आजमाए थे, मुसोलिनी ने आजमाए थे, स्टालिन ने आजमाए थे, टीटो ने आजमाए थे। मैं अपने दुश्मनों के नापाक चेहरे एक ही तरीके से देख सकता था। मैं अपने आप को खतरे में डालता, उन्हें अपने आप पर वार करने का ऐसा मौका देते जिसमें वो सुरक्षित समझने की भूल कर दे। मैं जानता था कि जो ही इंकलाब शुरू होता, जो कि सिर्फ मेरी मेहनत और जंबाजी से आने वाला था, मेरे दुश्मन खुदगर्जी से अपनी रोटियां सेकने शुरू कर देते और यूं आप तो मरते ही मुझे भी मरवाते। वो मेरी बरसों की मेहनत को चुटकियों में धूल में मिला देते। भाई, एक चॉकलेट तो ले, जश्न का मौका है, मुंह मीठा कर, बाद में। मर्जी तेरी। मैं कहाँ था? हाँ, मैं कह रहा था कि मेरे दुश्मन मेरी मेहनत को धूल में मिला सकते थे। तब मेरे जहन में अपने घर में वो झाड़ू फेरने का ख्याल आया जिसको मैंने अभी जिक्र किया था। मैंने एक बोगस फर्जी इंकलाब खड़ा करने का फैसला किया। वाह वाह वाला ये आइडिया था ये। उस इंकलाब में मैंने बहुत एडवांस की भूमिका निभाई। महीनों की मेहनत से धीरे धीरे खुसर फुसर के तरीके से मैंने अपने लोगों में दूसरा वर्ग का एक दंत कथा की तरह स्थापित किया। उन दो लफ्ज़ों ने खुराफाती दिमागों को नई नई खुराफाती सुझानी शुरू कर दी। उन्हें लगने लगा दूसरा वर्ग का तो अलादीन का चिराग था जिसमें कोई जिन निकल कर उनकी मनमानी में मदद कर सकता था। लेकिन खुराफाती दिमागों को एक भी मास्टर माइंड की ज़रूरत होती है जो उनकी खुराफातों को दिशा ज्ञान दे सके। हरामियों को भी एक टॉप के हरामी की ज़रूरत होती है जो उन्हें एक सूत्र में बांध कर क्रियाशील कर सके। बहुत खोजबीन के बाद अपने शक का दायरा धीरे धीरे सकरा करते हुए मैं जिन दो नामों तक पहुंचा वो थे अयोध्या और भट्टराई। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी मैं इस दायरे को और सकरा न कर सका। मैं दोनों में से एक नाम पर पहुंच सका। तब तक इस काम के लिए मैंने तुझे इस्तेमाल किया और यूं मुझे ये मालूम हुआ कि मास्टर माइंड, टॉप का हरामी, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अयोध्या ही था। उसने बड़ी बेसब्री से अपनी कलाई गढ़ पर निगाह डाली और फिर बोला, एन इस घड़ी अयोध्या अपने आदमियों के साथ भक्तपुर में मौजूद है और आंदोलनकारियों का नेता बना बैठा है। एन इस घड़ी राजा की सेना और पुलिस चुपचाप उन लोगों को अपने घेरे में ले रही है
और थोड़ी देर बाद सबके सब गिरफ्तार होंगे या मारे जाएंगे। अयोध्या को तो शर्तिया चौराहे पर फांसी का पर टांग दिया जाएगा। यूँ ब्रह्मा के एक ही ब्रिलियंट स्ट्रोक से सारी मुखालफत खत्म हो जाएगी। गेहूं से भूसा अलग हो जाएगा, भूसा नेपाली सरकार समेटेगी और गेहूं मेरे काम आएगा। फिर इसी गेहूं में से इंकलाब की नई बालियां फूटेंगी और फिर नेपाल के क्षितिज से किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाह देवा का सूर्य अस्त हो जाएगा। फिर एक नया सूर्योदय होगा। नया सूर्योदय वो किस्सा बाद में, पहले अपनी कहानी सुनाओ तफसील से। मेरी कहानी की असली शुरुआत तो उसी घड़ी से होती है जबकि मुझे अपने बाथरूम में नीलकंठ की लाश पड़ी मिली थी। वो छोड़ो, ब्रेस वो ब्रेस ब्रेपन से बोला, वो किस्सा अब खत्म हो चुका है। उस बाबत जो जानने लायक है वो मैं जान चुका हूँ। नीलकंठ का कत्ल फीफी ने किया था, हीरों की खातिर जो उसे हासिल ना हुए। नीलकंठ की अब कोई अहमियत नहीं। अब तुम अयोध्या से शुरू करो। मैं अयोध्या के पास पहुंचा था और वैसे ही सब कुछ किया था जैसे कि आप चाहते थे कि मैं करूं। एक जो अनपेक्षित काम वहाँ हुआ था वो ये कि फीफी की पिलाई बेहोशी की दवा वजह से मुझे वहाँ उल्टी आ गई थी। फिर पूर्व निर्धारित तरीके से मैं अयोध्या को उसके घर से बाहर लाया था और एन रुखसत होने से वक्त मैंने उससे कहा था कि वो फ़ौरन आपको फ़ोन करे। अलबत्ता मुझे ये नहीं मालूम था कि उससे उससे आपको क्या हासिल था। नहीं मालूम, तनिक हैरानी से जता। अभी भी नहीं मालूम? नहीं भाई, अयोध्या और यूं ही भट्ट तुम्हारे कहे के मुताबिक अगर मुझे फ़ोन न करता तो इसका मतलब ये होता है कि उसने दूसरा वर्का तुम्हें नहीं दिया था और वो खुद ही उसे अपने इस्तेमाल के लाने के फिराक में पड़ गया था। और ऐसा हुआ होता तो तुम या तो गिरफ्तार कर लिए जाते या कत्ल कर दिए जाते। यानी आपकी निगाह में अयोध्या और भट्टराई में से जो जना आपको फ़ोन न करता है वही दगाबाज होता। ये भी और जमा कुछ बातें भी। लेकिन फ़ोन तो आपको भट्टराई ने नहीं किया था, जबकि दगाबाज अयोध्या निकला था जिसने कि आपको फ़ोन किया था। मुझे दोनों ने ही फ़ोन किया था, भट्टराई ने भी, हाँ। लेकिन मैं तो कितनी देर उसकी बेकरी की निगरानी करता रहा था। मुझे रुखसत करके वो फ़ोन करने के लिए बाहर तो निकला ही नहीं था, क्योंकि फ़ोन करने के लिए उसे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं थी। क्या मतलब? मैं तुम्हारा बताना भूल गया, उसके पास तुम्हारे पिछले फेरे के बाद उसकी बेकरी में फ़ोन लग गया है। ओह! शरद के मुँह से निकला। वो एक क्षण झटका और फिर बोला, जब दूसरा वर्क अयोध्या के पास ही था तो उसने पहले ही क्यों न खोल दिया? पहले ही क्यों न खोल लिया? वर्क पहले मुझे सौंपने का और फिर उसे मेरे से वापस छीनने की कोशिश करने कि उसमें दर्ज जानकारी मेरे से हासिल करने का क्या मतलब हुआ? समझाता हूँ। मेरी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार दूसरे वर्ग वाले लिफाफा यहाँ पटना में अयोध्या के पास और रक्सौल में भट्टराई के पास तेरे पहुँचने के 10 मिनट पहले पहुँचा था। अयोध्या को लिफाफा अगर खोल लेता तो उसके पास तुम्हें देने को कुछ ना होता। वो उसे खोल के दोबारा बंद करता या कोई नया लिफाफा पेश करता है तो भी तुम्हें खबर लग जाती, जिसकी खबर तत्काल तुमने मुझे पहुंचाई होती। अयोध्या ये बात जानता था कि ऐसा नहीं चलने वाला। बड़ी हद वो तुम्हारे उसके पास पहुंचने से पहले अपने घर से गायब हो सकता था, लेकिन उसका यूं गायब होना भी तभी सार्थक था जब वो फौरन पटना से भक्तपुर को कूच कर देता। वो ऐसा करता तो मुझे फौरन खबर लग जाती और फिर पटना से बाहर कदम भी रखने से पहले मरा पड़ा होता। अयोध्या इस बात को बाखूबी समझता था, इसीलिए उसने बड़ी शराफत से लिफाफा चाक चौबंद तुम्हें सौंप दिया और तुम्हारे निर्देश अनुसार मुझे फ़ोन भी किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मैं अयोध्या को बेगुनाह समझ बैठा। मैं अपनी तवज्जो भट्टराई की ओर लगा बैठा और उसके फ़ोन आने की प्रतीक्षा करने लगा। यूँ मुझे गुमराह करके अयोध्या आनन फानन हितौरा पहुँच गया, जहाँ रामपुर थापा के घर उसने फिर तुम्हारे पर काबू पा लिया और कैसे न कैसे अपनी वांछित जानकारी हासिल कर ली, जो कि सरासर गलत थी, भ्रामक थी, बदकिस्मती से। आपको पहले ही मालूम था कि अयोध्या या भट्टराई में से एक क्या तो मेरा कत्ल हो सकता था। हाँ, लेकिन मुझे खुशी की असल में ऐसा न हुआ। होता तो आपको कोई फ़र्क पड़ता? ना, कतई नहीं। यानी कि मेरा दर्जा बलि के बकरे का था। मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ा खेल है। इसमें किसी की जाति जज्बात की कोई कीमत नहीं। ये वो खेल है जिसमें अपनों की भी बलि देनी पड़ जाती है। ये वो खेल है जिसमें वजीर भी मर्जी से मरवाना पड़ सकता है। तुम तो सिर्फ एक प्यादे हो। प्यादे कई होते हैं, शतव्यंग पुरस्सर में बोला, जबकि वजीर एक ही होता है। बिल्कुल ठीक। रामरुद्र थापा की मिसाल तुम्हारे सामने है, जिसे मेरे मिशन पर शहीद होना पड़ा।
शरद को एकाएक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक की लहर दौड़ते ही महसूस हुई। बुजुर्गवार के इरादे उसे नेक नहीं लग रहे थे। वो माया की बाबत सोचने लगा। अभी आधा घंटा पूरे होने में कितना वक्त था? टाइम पर उसकी तवज्जो बीती है नहीं। आगे बढ़ो भाई, ब्रह्मा बोला। अयोध्या ने मेरे सामने रिश्वत की एक बहुत ललचाने लुभाने वाली पेशकश की थी, जबकि भट्टराई ने तो एक छोटी सी रिश्वत पेश भी कर दी थी, 5,000 रुपये की। गुड, जरा तफसील से बताओ क्या हुआ था। शरद ने बताया। पूरी बारीकी से उसने एक एक घटना का जिक्र किया, लेकिन वो नकुल की रिहाई का किस्सा अपनी जुबान पर न लाया। ब्रह्मा बीच में टोकता, सवाल पूछता और गौर से सुनता रहा। शरद वक्त गुजारे के लिए जानबूझकर कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लंबी करता चला गया, लेकिन बूढ़ा भी इतना काइया था कि जहाँ वो कोई गैर जरूरी जिक्र छेड़ता वो उसे टोक देता और फिर उस जिक्र छोड़कर आगे बढ़ने का हुक्म धनाधन देता था। फिर भी उसे वहाँ पहुँचे अभी 22 मिनट ही हुए थे। वो एक एक बोल पड़ा, बस काफ़ी है। बाकी जो कुछ हुआ होगा उसका अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ। बहरहाल तुम हितौरा से जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हो गए और यहाँ वापस लौट आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुम्हारा क्या किया जाए। मेरा क्या किया जाए? मेरा तो जो करना है आप कर ही चुके हैं। अब पहले ही मुझे बता चुके हैं, ये आखिरी काम था जो मैंने आपके लिए किया था। अब तो मुझे पहले ही रिटायर कर चुके हैं, बोनस तक अदा कर चुके हैं। अब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूँगा, वही जो हमेशा करना चाहता था। अपने शहर वापस से लौटूंगा जहाँ मेरे अपने लोग रहते हैं। 1 साल का वनवास मैंने काट भी लिया। मैं 1 साल के लिए तड़ी पार किया गया था। कल ये मियाद पूरी हो जाएगी। मैं आज ही यहाँ से बरेली के लिए रवाना हो जाऊँगा और घर लौटकर आपके दिए बोनस से अपने आप को पुनर्स्थापित करने की कोशिश करूँगा। तुम्हें एक बात सूझी? कौन सी बात? तुम्हें अपने कि मैंने खामखा तुम्हारे लिए इतने बड़े बोनस की घोषणा क्यों की? खामखा कहा आपने? शरद हैरानी से बोला। हाँ, मैंने आपकी इतनी खे मैंने आपकी इतनी खिदमत की और आप बोनस को खामखा कह रहे हैं? खिदमत की तुम्हें तनख्वाह मिलती रही, बोनस का तुम्हारे मेरे बीच में कोई करार नहीं था। फिर भी ये आपकी उदारता है कि आपने मुझे बोनस के काबिल समझा, बोनस दिया। उदारता नहीं, दूरदर्शिता। जी भाई, तुम्हें कतई उम्मीद नहीं थी कि इस बार तुम नेपाल से वापस लौट पाओगे। मुझे कतई वापस उम्मीद नहीं थी कि तुम इस बार नेपाल से वापस लौट पाओगे। मुझे पूरा यकीन था कि इस बार या तो तुम अयोध्या या उसके आदमी के हाथ में मारे जाओगे या गिरफ्तार हो जाओगे और फिर सालों जेल में काटोगे। हैरानी कि ऐसा कुछ भी ना हुआ और तुम बोनस क्लेम करने आए थे और गुड बाय कहने। हाँ, गुड बाय कहने, मुझे भी अपनी जिंदगी को भी। शरद ने जोर से थूक निकले। अब तो लो एक चॉकलेट, जिंदगी की आखिरी घड़ियों में भी मुंह नहीं मीठा करोगे। आप क्या मानना चाहते हैं मुझे? आप क्यों मानना चाहते हैं मुझे? क्योंकि तुम नीलकंठ के कत्ल के गवाह हो। उसके कत्ल की बात सिर्फ 3 आदमी जानते हैं, तुम, मैं और फीफी तो एक दूसरे का मुंह बंद कर लेंगे, लेकिन शुक्ला तुम्हारा मुंह कौन बंद करेगा? मैं आपका भरोसा का आदमी हूँ। आपको यकीन होना चाहिए कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। मैं जानता हूँ मुझे तुम पर भरोसा भी है, लेकिन मेरे बच्चे, ये भरोसा शरद शुक्ला और ब्रह्मा के बीच स्थापित है। ब्रह्मा तुम्हारा भरोसा कर सकता है, लेकिन नेपाल का भावी शहंशाह तुम्हारा भरोसा भला कैसे कर सकता है? नेपाल का भावी शहंशाह, सच भौचक्का सा बोला। लेकिन मेरे उससे क्या लेना देना? सोचो, कहीं आप तो ये नहीं कहना चाहते कि हाँ हाँ बोलो। वो स्थिति से आनंदित होता हुआ बोला कि आप ही चाणक्य और आप ही चंद्रगुप्त हैं। अब पहुंचे तुम किसी मुकाम पर। अब जरा सोचो कि चाणक्य और चंद्रगुप्त का सामूहिक संस्करण क्या ये अफोर्ड कर सकता है कि आने वाले दिनों में एक अदना इंसान, एक शरद शुक्ला, मल्लिका आलिया के खिलाफ ये मुंह फाड़े कि उनके सिर पर किसी के कत्ल का बोझ है और यूं आज की वो ये मामूली घटना आगे चलकर एक इंटरनेशनल स्कैंडल बन जाए। नहीं भाई, मैं अपनी और अपनी मल्लिका की यूं छवि बिगाड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आप हाँ, मैं, वो गरज कर बोला, उस राणा वंश का उत्तराधिकारी जिसने 105 साल तक नेपाल पर एक छत्र राज किया। तुम्हारी सरकार ने राजा त्रिभुवन की मदद न की होती तो आज भी नेपाल हमारा ही राज होता। लेकिन अब शाह वंश का सूरज जरूर अस्त होगा। नेपाल के आकाश पर एक नया सूरज जरूर चमकेगा। नया सूरज। मैं हूँ वो नया सूरज। ब्रह्मा, विष्णु भी और महेश भी, जनक भी, पोषक भी और संहारक भी। मैं त्रैलोक्य मोहन नरसिंह राणा का वंशज, हिरण्य वरण
नरसिंह राणा एक चक्रवर्ती सम्राट के सामने नतमस्तक हो मूर्ख। सिर पर मौत खड़ी होने के बावजूद शरद का जी चाहने लगा कि वो पागल बूढ़े के प्रलाप पर तालियां बजाता और अट्ठास लगाए। तू अपने आप को खुद किस्मत समझ। जोश में वो उठकर खड़ा हो गया और बोला, पूर्वज गरज रहा था कि तेरे जैसे अकिंचन की जान एक सम्राट के काम आए। तेरे जैसा नश्वर प्राणी एक अजर अमर राणा के हाथों मरेगा तो निश्चित है उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। शरद खामोश रहा। अब कुछ बोल भाई, इतना तो बता दे इस घड़ी तुझे कैसा महसूस हो रहा है। इतना तो बता है कि इस घड़ी तुझे कैसा महसूस हो रहा है। बोलूँ? हाँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कानपुर की मशहूर नौटंकी देख रहा हूँ, जिसके जिसके कि आप भांड है। ठहर जा कमीने। हिरण्यवरण नरसिंह राणा को भांड कहता है। और क्या कहूँ, आप क्या समझते कि मुझे यकीन आ गया कि आप वही हैं जो आप पहले अपने आप को बता रहे हैं। आप क्या समझते कि मुझे असली वजह नहीं मालूम। आप क्या मेरी जान ले लेना चाहते हैं। असली वजह ये है राणा साहब या राजा साहब, जो कुछ भी आप अपने आप को समझते हैं, कि मैं आपकी खूबसूरती बीवी का यार हूँ और ये हकीकत आपको हाज़म नहीं हो रही, बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम मूर्ख हो। अब वो अपने ब्रह्मा वाले स्वर में बोला, तुम क्या इकलौते यार हो मेरी बीवी के। ऐसा यार मैं इकलौता ही हूँ आपकी बीवी का, जिसकी मोहब्बत का वो दम भरती है। अभी आप खुद इस बात की तस्दीक करके हटें, क्योंकि आप औरत की निगाहों के रास्ते उसके दिल को पढ़ सकते हैं, इसलिए आप जानते हैं कि मुझसे मोहब्बत करती है। दिलो जान से निसार है वो मुझ पर। आपकी बीवी के बाकी यार आते जाते राह मुसाफिर हैं, लेकिन ऐसा यार सिर्फ मैं हूँ जिसने बकौल आपके उसके दिल में स्थायी तौर पर डेरा डाला हुआ है। असल में यही बात है, आपका बूढ़ा कलेजा फूंक रही है। असल में इसलिए आप मुझे जहन्नुम रसीद करना चाहते हैं। आप मुझे मेरी गुस्ताखी की सज़ा देना चाहते हैं, मौत की सज़ा। असलियत यही है जनाब, बाकी सब लफाजी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तभी तभी उसके मेज के नीचे कहीं से एक बजर के बजने की आवाज़ हुई। ब्रह्मा चौंका। टेप रिकॉर्डर पुकार रहा मालूम होता। शरद बोला। उसने उत्तर न दिया। वो लपक कर शरद के करीब पहुंचा। उसने अपने रिवॉल्वर शरद के कनपट्टी पर सटा दी। खामोश हो पुकार, आवाज़ न निकले। सन्नाटा छा गया। वो उस दरवाजे की ओर देखने लगा जिस पर सीढ़ियाँ थी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था, जिसकी वजह से उधर से किसी के दबे पांव गलियारे में चलने की आवाज़ आ रही थी। शरद की सांस सूखने लगी। पुलिस का दबे पांव आने का क्या मतलब था, और आवाज़ तो एक ही जोड़ी पांवों की मालूम हो रही थी। ब्रह्मा फलक आवाज़ की ओर देख रहा था। तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। शरद को माया की सूरत की एक झलक दिखाई दी। वो मुंह से कोई चेतावनी भरे आवाज निकालने के लिए शरद ने मुंह खोला था कि माया ने भीतर कदम रखा। वो अकेली वहां पहुंची थी। उसने आतंकित निगाह से अपने सामने प्रस्तुत दृश्य पर डाले और फिर अपलक शरद के पास पहुंची। शरद ये क्या हो रहा है। ब्रह्मा ने संतुष्टिपूर्ण भाव से सिर हिलाया और परे हट गया। उसकी रिवॉल्वर अब उन दोनों को कवर की थी। उसके पाँव की ठोकर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी कुंडी लगा दी। वेलकम वेलकम, ब्रह्मा मुस्कुराता हुआ बोला। मैं जानता तो नहीं तुम्हें, लेकिन तुम कौन हो इसका अंदाजा मैं बखूबी लगा सकता हूँ। तुम शरद की महाराजगंज वाली नेपाली प्रेमिका हो। बोलो, मैंने ठीक पहचाना। माया ने उत्तर न दिया। उसने व्याकुल भाव से शरद की ओर देखा। शरद ने बड़े आश्वासनपूर्ण भाव से उसका कंधा थपथपाया। मेरे से गलती हो गई, माया कंपित स्वर में बोली। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, शरद बोला। मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई थी। सस्पेंस मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कोई पुलिस वाला इधर से गुजरा नहीं था, और सस्पेंस की मारे में गली छोड़कर पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहती थी। मैं इसी उम्मीद से वहाँ खड़ी थी कि देर सवेर कोई ना कोई पुलिस वाला इधर से जरूर गुजरेगा। माया, मैंने तुझे खास कहा था कि आधे घंटे बाद जब तूने यहाँ आना था तो पुलिस को साथ लाना था। मेरे से गलती हो गई, इसलिए गलती हो गई क्योंकि मुझे भरोसा आ गया कि तुम यहाँ सुरक्षित हो। कैसे भरोसा हो गया था? तुम्हारे नेपाली दोस्त को देखकर। अष्टभुजा, वो कहाँ था? यहीं था। मैंने उसे यहाँ आते और फिर यहाँ से निकल कर जाते देखा। मैंने सोचा जब वो, तभी ब्रह्मा एक तेंदुए की स्फूर्ति से वहाँ पहुँचा। उसने माया को बालों से पकड़ कर घसीटा तो फर्श पर जाकर गिरी। शायद उसकी ओर झपटा। खबरदार, ब्रह्मा कहर भरे स्वर में बोला। वापिस बैठ जा कुर्सी पर, वरना भी गोली मार दूंगा। शरद ने उसकी चेतावनी की परवाह नहीं की। उसने आगे बढ़कर माया को अपने बाहों में भरकर उठाया। माया कसकर उसके लिपट गई।
मैं मरने से नहीं डरती। वो शरद के गाल से गाल सटाते हुए बोले। मैं भी शरद बोला। हम एक साथ इस दुनिया से विदा होंगे। हाँ, मुझे खुशी होगी ऐसी मौत मरने की। मुझे भी। बढ़िया बढ़िया, ब्रह्मा बोला। लैला मजनू का ड्रामा मैंने मुद्दत से नहीं देखा था, अब देख लिया। अब ड्रामा बंद करो, मेरे सवाल का जवाब दो। कहाँ था अष्टभुजा? बाहर। माया के मुंह से खोल पाने से खोल पहले से खोल पाने से पहले शरद बोला बोल पड़ा। मैं ही उससे बाहर खड़ा छोड़ कर आया था। अब वो पुलिस को बुलाने गया है। अपने अष्टभुजा अपने अष्टभुजा को नज़रअंदाज किया, गलती की। आपकी जानकारी के लिए खबर कर रहा था खबर रहा हूँ। अष्टभुजा सब जानता है, नीलकंठ के कत्ल की बाबत भी। झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा बोला। मुकम्मल झूठ बोल रहे हो। अष्टभुजा की कहानी से लड़की के एकाएक आ जाने के बाद तुमने हाथ के हाथ गढ़ लिया है। अष्टभुजा नहीं, कुछ जानता नहीं हो सकता। मैं तो मैं तुम्हारी और अष्टभुजा की जुगलबंदी से बखूबी वाकिफ हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने दोस्त के सिर पर मंडराती हुई मौत का नज़ारा कर चुकने के बाद भी वो दरवाजे के पीछे ही खड़ा रहता। वो तैयार भी रखता है। ये नामुमकिन है कि तुम्हें बचाने की कोई कोशिश करने की जगह तो मौत के मुंह में छोड़कर वो पुलिस को बुलाने चला गया। वो मूर्ख है, मालूम है। लेकिन जब तुमने एक मूर्ख पर एतबार किया, एक मूर्ख को अपनी मदद के लिए साथ लाना मंजूर किया, था तुम्हारी निगाहों में इतना मूर्ख तो वो यकीनन नहीं था कि इतना ही भी न समझ पाया हो कि उसके यहाँ से पीठ फेरते तुम्हारी जान जा सकती थी। शरद खामोश रहा। उसने अपने सूखे होठ पर जुबान फेरे। क्या नाम है तुम्हारा? तब ब्रह्मा माया से संबोधित हुआ। मम्मा माया बोली। तुमने अभी कहा था कि तुम एक गली छोड़कर पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती थी और तुम्हें उम्मीद थी कि देर सवेर कोई पुलिस वाला गली से जरूर गुजरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को अभी किसी तरह से कोई खबर नहीं है, ठीक है? माया ने उत्तर ना दिया। और अष्टभुजा के यहाँ आया होने की बात बिल्कुल झूठ है। बिल्कुल सच है, शरद जी दोबारा सर में बोला। शुक्ला मेरे बच्चे हैं। वो यहाँ आया होता तो मुझे उसके आगमन की खबर हुए बिना नहीं रह सकती थी। कोई भी पिछवाड़े की सीढ़ियों के रास्ते यहाँ आता है तो यहाँ एक अबजर बजता है, जैसे कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले बजता सुना था, जैसे कि तुमने टेप रिकॉर्डर का कोई सिग्नल समझा था। हकीकतन वो बजर एक तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। जब भी कोई पिछवाड़े के रास्ते यहाँ आते वक्त तीसरी सीढ़ी पर कदम रखता तो यहाँ बजर बजता है। बजर तुम्हारे आगमन के वक्त बजा था। बजर इस लड़के के आगमन के वक्त भी बजा था। बस सिर्फ 2 बार बजर बजा था। अगर अष्टभुजा दरवाजे तक आया होता तो चुपचाप लौट गया होता, तो बजर 2 बार और बजा होता। एक बार उसके आगमन के वक्त और दूसरा उसके लौटने वक्त। ऐसा तो ऐसा तो नहीं हुआ था शुक्ला। इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि अष्टभुजा की आदत है, वो एक साथ 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता है। कोई विश्वसनीय कहानी नहीं गढ़ पा रहे हो शुक्ला। इससे तो यही कह देते कि वो उड़ना जानता है, जिसकी वजह से ज़मीन पर तो उसके पाँव नहीं पड़ते। आप मत मानिए। नहीं मैं मान रहा हूँ मैं नहीं मैं मान रहा हूँ। अब स्थिति वैसी ही है जैसी कि थी, सिवाय इसके कि तुम्हारी माशूका भी तुम्हारे साथ मरने के लिए यहाँ पहुँच गई है। अब मरना तो इसकी लाजमी है, लेकिन मैं किसी औरत के, वो भी अपनी हमवतन औरत के खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता। इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए मुझे अपना कोई आदमी बुलाना पड़ेगा। वो मेज पर एक कोने पर बैठ गया। उसने घूर कर माया को देखा, फिर उससे बोला। लेकिन इसका मतलब ये ना समझ कि मेरे आदमी के यहाँ पहुँचने से पहले अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें शूट नहीं करूँगा। तुमने ऐसा कोई ख्याल भी किया हो तो अपने यार से पहले अपनी आंखों के सामने मरी पड़ी होगी। अलबत्ता मुझे अफसोस होगा कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की की जान अपने हाथों लेने की। उसने फिर आंख भरकर माया को देखा। खूबसूरत तो तुम वाकई बहुत हो, शायद फीफी से भी ज़्यादा। फीफी के मुकाबले में बस जरा कद में मात खा गई। फीफी मेरी बीवी का नाम है, तुम्हें मालूम है कि शुक्ला पर फीफी से भी अफेयर है। शट अप, शरद गुस्से से बोला। इसे मेरे ऐसे कहने का एतराज़ नहीं है। एतराज़ इसे मेरे ऐसा तुम्हारे सामने कहने से है। ये तुम्हारा भरम नहीं तोड़ना चाहता। जगह जगह मुंह मारते फिरने वाले फुल टाइम आशिकों की यही कार्य प्रणाली होती है कि वो जिस औरत से भी मिलते हैं उसे विश्वास दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि बस वही है, एक है उनके दिलो जाने की जीनत। बस ख़त्म है दुनिया इसके उनकी इसके आगे उसके उसके सामने। फीफी की तरह और बेशुमार लड़कियों की तरह तुम्हें
भी यही पट्टी पढ़ाई होगी इसने। इसके कारण प्रणाली का हालिया शिकार फीफी थी। इसने फीफी को भी यही पट्टी पढ़ाई थी और फिर उसे धुतकार दिया। अब तो तुम लोगों की ज़िंदगी खत्म है और चंद दिन ये सिलसिला चलता तो यकीनन तुम्हारे साथ भी ऐसा ही सलूक करता। आप माया दबे सर बोली, इसलिए इसके खून के प्यासे हो रहे हैं क्योंकि इसका आपकी धर्मपत्नी से अफेयर है। कमाल है, एक ही जुबान बोलते हो तुम दोनों। आप शर्त से नफरत करते हैं क्योंकि मूर्ख लड़की, कीड़े मकोड़ों से नफरत नहीं की जाती, उन्हें सिर्फ पाँव तले कुचल दिया जाता है। मेरे लिए इस न इसे न होने जैसे शख्स की क्या अहमियत है। ये महज एक मच्छर है जो कि एक क्षण इसके लिए मेरे हाथ पर आ बैठा था और इसे अभी भी मच्छर की तरह ही मसल दिया जाएगा। फिर उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार। वो एक नई आवाज़ थी जो कोड़े की फटकार की तरह वातावरण में गूंजी। आवाज़ में अधिकार का ऐसा पुट था कि ब्रह्मा का हाथ फ़ोन के रास्ते में फ्रीज हो गया। हिले तो गोली, आवाज़ फिर आई। ब्रह्मा एकाएक जैसे सकते में आ गए। जिंदगी में पहली बार शरद ने उसके चेहरे पर दहशत के भाव देखे। रिवॉल्वर को मेज की परली तरफ उछाल दो। ब्रह्मा ने तत्काल आदेश का पालन किया। फिर खिड़की पर पड़े पर्दे के पीछे नकुल ने स्टडी में कदम रखा। शरद की बाँछें खिल उठी। उसके लिए तो वो उस वक्त कोई खुदाई फरिश्ता बनकर वहां पहुंचा था। नकुल 2 कदम आगे बढ़कर रोशनी में आया तो शरद ने देखा वो खुद भी कोई कम आतंकित नहीं था। उसके जबड़े बिछे हुए थे और चेहरे पर रंगत निचुड़ी हुई थी। फिर उसने एक उड़ती सी निगाह शरद पर डाली। शरद मुस्कुराया, लेकिन नकुल के चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसे हैरानी हो रही थी कि नकुल ने अपनी बहन की तरफ झांका भी नहीं। हेलो नकुल, वो बोला, बहुत मौके पर है। नकुल ने जवाब न दिया। शरद ने माया की तरफ देखा। माया का चेहरा सलेट की तरह साफ था। माया, शरद तने सब पका कर बोला, तेरा भाई नकुल। ये नकुल नहीं है, माया बोली। ये मेरा भाई नहीं है। मैंने इस आदमी की कभी शक्ल भी नहीं देखी। शरद की समझ में कुछ आने लगा। उसके समझ में आने लगे बावजूद बेशुमार दुश्वारियों के उस बार का नेपाल का फेरा इतना आसान कैसे बन गया था, क्योंकि अमेलेखगंज में उस नेपाली सब इंस्पेक्टर पुलिस ने स्थानीय लोगों के चुंगल से उसे निजात दिलाने में उसकी मदद की थी। क्योंकि बॉर्डर पर एक वो मोटा ठिकना सूट बूटधारी नेपाली बड़ा साहब जैसे आसमान से टपका था कि हिंदुस्तानी चेक पोस्ट का वो 3 फीती वाला हवलदार उनसे ज़्यादा ख्वाहिशमंद था वो फ़ौरन सुरक्षित वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो नेपाली छोकरा हिंदुस्तानी हद में दाखिल होते ही फ़ौरन अपनी बहन से मिलने के ख्वाहिशमंद होने की जगह चुपचाप वहीं खिसक गया था। ब्रह्मा हौले से घूमा। आतंकी का देख से अब उसका चेहरा विकृत हो उठा था। बड़ी कठिनाई से वो मेज का सहारा लेकर खड़ा हो पा रहा था। उसने रिवॉल्वरधारी छोकरे की तरफ देखा और फंसे स्वर में बोला, कौन हो तुम? जल्लाद, छोकरा कर स्वर में बोला। क्या मतलब? खामोश और सवाल नहीं, ये नेपाली सरकार का कोई एजेंट है, सर जल्दी से बोला, जो एक गहरे षड्यंत्र के तहत नेपाल से बहुत ही खुफिया तरीके से स्मगल करके भारत पहुंचाया गया। यहाँ ये कोई ऐसा काम करने आया जिसको अंजाम देने के दौरान या अंजाम देने दिए बिना अगर यहाँ से पकड़ा जाए तो नेपाल सरकार इसके अतिरिक्त अस्तित्व को पूर्ण अनभिज्ञता प्रकट कर सके, ताकि भारत जैसे एक मित्र राष्ट्र से उनके मधुर संबंधों पर आँच न आए, ताकि इसके पकड़े जाने पर बड़ी हद शरद शुक्ला नाम के तड़ी पार अपराधी से इसके संबंध स्थापित किया जा सके, जो किसी व्यक्तिगत लालच में इसे नेपाल से स्मगल करके यहाँ लाया था। मुझे गारंटी है कि इसके पकड़े जाने की सूरत में अगर इसकी कोई पड़ताल की जाएगी तो नेपाल सरकार के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। बॉर्डर पर तो इसकी किसी तरह की हाजिरी दर्ज ही नहीं है, क्योंकि इसे मैंने अपनी कार की डिक्की में छुपाकर बॉर्डर पर कराया था। कोई बड़ी बात नहीं कि नेपाल सरकार इसके नेपाली नागरिक होने से भी मुकर जाए। क्या क्या काम करने आए हैं यहाँ? ब्रह्मा बोला। ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो 2 जमा 2 4 जैसा आसान सवाल है। ये यहाँ मौजूद है, इसके हाथ में रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर की नाल का रुख आपकी तरफ है, और इसने अभी अपने आप को जल्लाद बताया, और सोचने समझने का क्या बाकी रह गया? ब्रह्मा ने जोर से थूक निकली। शरद माया खेतपूर्ण शर्म बोली, तुमने इसे नकुल समझा और इसे यहाँ लाने का खामखा इतना खतरा मोल लिया। मुझे माफ कर दो शरद। तुझे क्या पता था कि जिसे मैं लेने जा रहा था वो तेरा भाई नहीं, कोई फ्रॉड था। मैं तो इसे नकुल समझ कर ये भारत लाया था। मेरी वजह से तुम्हें एक शब्द नाशुक्रे काम में हाथ डालना पड़ा। छोड़ो वो किस्सा, जो बीत गई सो बीत गई। फिर माया
आगंतुक छोकरे की तरफ घूमी। मेरा भाई कहाँ है? वो बोली। नकुल कोईराला कहाँ है? मर गया। छोकरा दांत निकाल कर बोला। क्या? कैसे मर गया? उसे जेल में शूट कर दिया गया। लेकिन वो तो जेल से फरार हो गया था। कोशिश की थी उसने जेल से फरार होने की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। पहले ही शूट कर दिया गया था। मेरा भाई, माया बिलखने लगी। मेरा भाई। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उस घड़ी शरद ने भी नहीं। देशद्रोही छोकरा क्रोध और उत्तेजना से कांपता हुआ ब्रह्मा से सम्मोहित देता हुआ, मरने के लिए तैयार हो जा। शरद महसूस कर रहा था कि लड़का जिस अहम काम को अंजाम देने के लिए उस घड़ी वहां मौजूद था, उ- उसके लिहाज से वो लगभग अनाड़ी था। शिकार से ज्यादा आतंकित तो वो शिकारी लग रहा था। इसे हमारे सामने क्यों मारता है? एक शब्द बोला। हमें जाने दे ताकि तेरी कारगुजारी को कोई गवाह न रहे। नहीं, छोकरा चीखती सी आवाज में बोला। गवाह तो तुम दोनों बन ही चुके हो। अभी आदमी तुम्हें मालूम होगा कि इसे किसने मारा। लेकिन खामोश, तुम दोनों को भी इसके साथ मरना होगा। फिर उसकी रिवॉल्वर की नाल ब्रह्मा की तरफ उठी। नादान बालक, ब्रह्मा कंपित स्वर में बोला। तू मुझे न मार। मुझे मारने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन मुझे न मारने से तुझे बहुत हासिल होगा। तेरी तकदीर चमक जाएगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। कल जब मैं नेपाल के तख्त पर बैठूंगा तो कल किसने देखा है? मैं आज अभी तेरी जिंदगी काया पलट करता हूँ। तू जो मांगे मैं भी तुझे देता हूँ। बोल क्या चाहता हूँ? बंगला, कार, बैंक बैलेंस, हीरे जवाहरात, सोना चांदी। मैं सब कुछ तुझे देता हूँ। मेरा जो कुछ है सब कुछ तू ले सकता है। ये ठीक कह रहे हैं, शरद बोला। अभी तो छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो इनकी बीवी अभी क्लेम कर लेना। बहुत खूबसूरत है वो। छोकरे के चेहरे पर अनिश्चय के भाव आए। शायद माल देखकर पसंद करना चाहता है। शरद बोला। तू धीरे से रख, वो आधे घंटे में यहाँ लौटने वाली थी। बस आती होगी। एक एक गलियारे की ओर का दरवाजा खुला, जोर से खटखटाया जाने लगा। पुलिस, माया फुसफुसाई। फीफी, शरद बोला। तभी छोकरा गोलियां चलाने लगा। दरवाजा खटखटाया जा रहा था। ब्रह्मा आतंक से चिल्ला रहा था। गोलियां कमरे में चारों दिशाओं में उड़ रही थी। एक तो छोकरा वैसे ही बौखलाया हुआ था, दूसरे एक एक दरवाजा खटखटाए जाने से उसे आतंकित कर दिया था। इसलिए वो बिना निशाना साधे अंधाधुंध अपने रिवॉल्वर का घोड़ा खींचने लगा था। एक गोली शरद के कान से हवा देती हुई गुजरी। कोई कोई गोली ब्रह्मा को कहीं लगी। उसके मुंह से एक चीख निकली। वो कटे वृक्ष की तरह कालीन पीछे फर्श पर गिरा। दरवाजा टूटकर खुला। अष्टभुजा ने अपने संतुलन पर काबू पाने की कोशिश करते स्टेडी में कदम रखा। एक गोली से सनसनाती हुई और उसकी छाती में घुस गई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आए। एक क्षण को वो बड़े असंभव सी मुद्रा में अपने उठते घुटनों के साथ खड़ा रहा, फिर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। शान अष्टभुजा सबकता से बोला। तभी एक क्लिक की आवाज हुई। शरद समझ गया कि छोकरे की रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई थी। अब वो छोकरे पर झपटा। छोकरा जो कि और गोलियों के लिए अपनी जेब टटोला था, सबका आया। फिर उसने मेज पर से फूलदान उठाकर छत पर खींच के मारा और फिर उसने घूमकर उन पर्दे की ओर छलांग लगा दी जिनके पीछे वो प्रकट हुआ था। फूलदान के वार से जब तक छत संभलता तब तक छोकरा वहां से गायब हो चुका था। ब्रह्मा फर्श पर पड़ा तड़प रहा था और किसी घायल भैंसे की तरह डकार रहा था। उसके मुकाबले में अष्टभुजा खामोश था। उसके मोटे खुले होंठों से खामोश सुबकियां निकल रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसके हाथ में एक कागज था जिसके बाबत कुछ और कहने की कोशिश करता मालूम होता था। शरद लपक कर अष्टभुजा के पास पहुंचा। वो घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया और उसने अपनी बाहों में भर लिया। डॉक्टर, डॉक्टर, ब्रह्मा तड़प रहा था। डॉक्टर को बुलाओ। माया, शरद बोला। इमारत के भीतर जाके किसी नौकर चाकर को ढूंढ के ला। वही इसके लिए डॉक्टर को बुलाएगा। माया सहमति से सिर हिलाते हुए इमारत के भीतर की ओर भागी। अष्टभुजा की आंखें मूंदती जा रही थी। अष्टभुजा, शरद ने उससे तनिक जोड़ता हुआ बोला। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आंखें खोल, मेरे से बोल, बोल मेरे से। अष्टभुजा की आंखें तनिक खुली। उसके होंठ फड़फड़ाए, लेकिन ब्रह्मा द्वारा मचाई जा रही चीख पुकार में शरद कुछ भी न सुन सका। वो क्या कह रहा था? अष्टभुजा के मुंह से एक घुटी हुई चीख निकली। हौसला रख मेरे दोस्त, शरद बोला। हौसला रख, तुझे कुछ नहीं होगा। अभी डॉक्टर यहाँ आता है। कोई फायदा नहीं। इस बार शरद को अष्टभुजा की आवाज साफ सुनाई दी। मुझे पता है मैं मर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं मरने का। आखिर अपने दोस्त के भाव में मर रहा हूँ। अफसोस है कि तो इस बात की कि अब हम लेकी दो राज की ढाबे पर जाकर जश्न नहीं मना सकेंगे। हम वहाँ जरूर जाएंगे। अष्टभुजा, शरद ने रुंधे कंठ से बोला। और आधी रात को जाम टकराएंगे। अकेले चीर से बोला। मुझे याद करके तेरे साथ अष्टभुजा, तेरे साथ मेरा एतबार कर। पूछा पूरा उसने अपने हाथ में थमा कागज शरद को थमाया।
तुम मुझे रक्सौल में छोड़ के भाग क्यों खड़ा हुआ था? शरद कागज लेता हुआ बोला। तेरे खातिर शान है। अष्टभुजा बोले। तेरी खातिर? मैं उस औरत से फीफी के पीछे पड़ना चाहता था, लेकिन तेरे सामने नहीं, इसीलिए तू मुझे छोड़ के यहाँ आ गया। हाँ, पर वो मेरे से मिली नहीं। सब जगह ढूंढा, उसके उसके प्राइवेट फ्लैट में खास तौर से। वो यहाँ न थी, न लौटे। फिर शरद उतावले सर में बोला। फिर मैं यहाँ आया था, वो बोला। अब उसकी सांसें उखड़ने लगी। मैंने सीढ़ियों के दरवाजे के पीछे खड़े होकर फीफी की सारी बकवास सुनी थी। वो मेरी खिल्ली उड़ा रही थी, मुझे फ्यूज बता रही थी। शायद सारी औरतें ऐसी होती हैं। नहीं, वो ऐसी बुरी औरत थी, वही बुरी औरत थी, कमीनी भी और कातिल भी। क्या? अब मुझे सब पता है। उसने नीलकंठ का कत्ल किया था और तुझे फंसाने की कोशिश की थी। शायद अब वो यहाँ से निकल कर अपने अपने फ्लैट में गई थी, तो मैं भी उसके पीछे पीछे वहाँ गया था। वहाँ मैंने उसे बहुत मार लगाई, उसके जबरन को बुलाया कि नीलकंठ का कत्ल उसने किया था। उसका इकबालिया बयान तेरे हाथ में है शान। अब तुझे कुछ नहीं होगा। ये कागज उस औरत का बयान तुझे बेगुनाह साबित कर देगा। मैं तो खुश हूँ, लेकिन तू, अब मैं जाता हूँ। कहाँ जाता है पगला? अभी तो तूने मेरे सतूर जी के ढाबे पर जाना है। मैं अकेला वहाँ क्या करूँगा? मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ अकेला? मैं चला। ऐसे तू कैसे जा सकता? शरद बोला। उसके गालों पर आंसू की अविरल धारा बहने लगी। तू वादा तोड़ेगा? अपना वादा निभा। अष्टभुजा उठ के खड़ा हो। मेरे भाई, मेरे साथ चल। दूरजी हमारा इंतजार कर रहा होगा। मेरे साथ चल अष्टभुजा। आज तो दूरजी के स्पेशल थुपका बनाएगा और मोटे वाला मुर्ग काट के रखेगा, समझा? अब चल मेरे साथ शाणे। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकता अष्टभुजा। नमस्ते। अष्टभुजा की आंखें उलट गईं। उसका शरीर शरद की बाहों में ढीला पड़ गया। अष्टभुजा, शरद फागुन की तरफ से जी चुगड़ता हुआ बोला। अष्टभुजा, मेरी आंखें खोल। मुझे अकेले छोड़ के न जा। उठ के मेरे साथ चीयर्स बोल। उठना ही तो बहुत मारूंगा। उठ। तभी एक हाथ हौले से उसके कंधे पर पड़ा। शरद के सिर पर शरद ने सिर उठाकर देखा। माया लौट आई थी। डॉक्टर आ रहा है, धीरे से बोले। शरद ने आशाए भाव से गर्दन हिलाई। उसने अष्टभुजा के मृत शरीर को फर्श पर लिटा दिया। और पुलिस भी, माया बोले। शरद उठकर खड़ा हो गया। पुलिस आए तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, माया बोले। अब नहीं, शरद धीरे से बोला। मरने से पहले अष्टभुजा फीफी का ये। उसने हाथ में थमा कागज माया को दिखाया। इकबाल ये बयान हासिल करने में कामयाब हो गया था कि नीलकंठ का कत्ल फीफी ने किया था। जब तुमने अष्टभुजा को यहाँ से निकलते देखा था, तब वो फीफी के ही पीछे गया था। देख। माया ने उसके हाथ से कागज ले लिया और उसे पढ़ने लगी। तब शरद ने देखा स्टडी के महल के भीतर की ओर दरवाजे पर नौकर चाकरों का जमघट लग गया, लेकिन कोई अपने मालिक के करीब पहुंचने का उपक्रम नहीं कर रहा था। ब्रह्मा का निजी सर्वेंट भूपत ने जो कि सबसे आगे था। शरद एक माया आतंकित भाव से बोली। क्या हुआ? शरद हड़बड़ाया। ये फीफी का बयान तो है, लेकिन वैसा बयान नहीं है जैसा कि अष्टभुजा तुम्हें बता के गया है। क्या मतलब? ये बयान एन उससे उलट है। ये बयान पुलिस के हाथों पहुंच गया तो ये अपने आप को सबूत होगा कि तुम्ही ने नीलकंठ का कत्ल किया था। क्या तुम्हारे दोस्त को अंग्रेजी आती थी? नहीं, तभी वो धोखा खा गया। ये बयान अंग्रेजी में लिखा गया है। वो इस बात की तस्दीक करने की स्थिति में नहीं था कि फीफी वही लिखा था जो उसने लिखने को कहा था। उसने हमें कुछ लिखने की भरी और लिख कुछ और। क्या लिखा? खुद पढ़ के देख लो। शरद ने उसके हाथ से कागज अपना और जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। लिखा था। मैं तस्दीक करती हूँ कि शरद शुक्ला नाम के एक हिंदुस्तानी युवक से मेरी मामूली वाकफियत थी। वो मेरे पीछे पड़ा रहता था और साफ साफ मेरे पर लार टपकाता था, लेकिन मैंने उसे कभी कोई लिफ्ट नहीं दी थी। फिर एकाएक मुझे खबर लगी कि वो हिस्ट्री शीटर था और तड़ी पार अपराधी था। ये मालूम होते मैं उससे पूरी तौर से विमुख हो गई। अब मुझे पता चला है कि इस शरद शुक्ला ने नीलकंठ नाम के आदमी का कत्ल कर दिया है। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। एक जराइम पेश आदमी से ऐसा कुछ ही अपेक्षित था। अगर शरद शुक्ला पकड़ा गया तो उसके खिलाफ पुलिस को कैसा भी कोई बयान देने से मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। फीफी बार जी तौबा। शरद कागज के पुर्जे करके हवा में उड़ाता हुआ बोला। कैसी औरत हमेशा जीतना चाहती, छल से कपट से कैसे भी।
उसने अष्टभुजा को धोखा दिया, माया धीरे से बोली। उसे ही क्या, उसने सबको धोखा दिया, मुझे सबसे ज़्यादा। अब मुझे जेल जाने से कौन बचाएगा? शरद, माया विविध भाव से बोले। अब मैं कभी साबित नहीं कर सकूंगा कि नीलकंठ का कत्ल फीफी ने किया था। मेरा क्या होगा? मेरा भाई मर गया, तुम भी ऐसी बातें कह रहे हो। मैं किसके सहारे जीऊंगी? शरद ने उत्तर न दिया। और उसे टेप रिकॉर्डर का ख्याल आया। वो ब्रह्मा की मेज के पीछे पहुंचा। उसने मेज का ऊपर वाला दराज खोला। टेप रिकॉर्डर वहाँ मौजूद था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। चलता होता तो दूर, टेप रिकॉर्डर में टेप भी नहीं था। शरद ने उसका और अपना आखिरी डायलॉग रिकॉर्ड करने की कोई कोशिश नहीं की थी। ज़रूरत भी क्या थी? उस डायलॉग के साथ उसकी निगाहों में तो शरद की ज़िंदगी भी खत्म थी। फिर उसे नेपाली छोकरे ख्याल आया। वो पता नहीं कब से वहाँ पर्दे के पीछे मौजूद था। अगर वो काफ़ी अरसे से वहाँ मौजूद था तो उसने फीफी को अपना गुनाह कबूल करते सुना हो सकता था। वो शरद का गवाह बन सकता था, लेकिन नीलकंठ का कत्ल शरद ने नहीं किया था, बल्कि फीफी ने किया था, जिसने कि खुद अपनी जुबानी जुर्म अपने जुर्म का इकबाल किया था। अगर वो उस छोकरे को पकड़ पाए तो अगर वो उस छोकरे को पकड़ पाए तो उसने अपनी घड़ी पर निगाह डाली, जो अनुभव किया कि उस नेपाली छोकरे को वहाँ से भागे अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए थे। क्या वो नेपाल की ओर भागा होगा? संभावना तो इसी बात की थी। भारत से नेपाल में दाखिल होने के रक्सौल बीरगंज बॉर्डर के अलावा और भी रास्ते थे, लेकिन मौजूदा हालत में उस छोकरे का रक्सौल की तरफ लपकना ही युक्ति संगत लगता था, क्योंकि बॉर्डर सबसे नज़दीक था। उसने तुरंत निर्णय लिया। उसने मेज के करीब गिरी पड़ी ब्रह्मा की रिवॉल्वर उठा ली और नौकरों के दरवाजे को लपका। कहाँ जा रहे हो? माया व्याकुल भाव से बोली। शरद ने उत्तर न दिया। उसने रिवॉल्वर जेब के हवाले की और नौकरों के पर्दे गलते बाहर को लपका। महल के सामने भाग के निकलकर वो मुख्य सड़क पर पहुंचा। जूते उसकी बुरी तरह काट रहे थे, लेकिन उसी घड़ी वो तकलीफ गौड़ थे। उस घड़ी उसने उसकी ज़िंदगी का सवाल था। तभी सड़क पर उसे ब्रह्मा का बूढ़ा महंगा ड्राइवर वजीर चंद दिखाई दिया। उस घड़ी वो कई लोगों से घिरा हुआ था। क्या हुआ? शरद करीब पहुंचकर बोला। वजीर चंद उसकी तरफ देखा और फिर बौखलाया स्वर में बोला, एक नेपाली छोकरा साहब की गाड़ी लेकर भाग गया। मर्सिडीज? शरद घबरा कर बोला। अगर नेपाली छोकरा मर्सिडीज पर भागा था तो अब वो हरगिज नहीं पकड़ सकता था। नहीं, फिएट, वजीर चंद बोला। वो महल के सामने पोर्टिको में खड़ी थी। मैं कपड़ा मार रहा था। एकाएक वो छोकरा महल के पहलू से पता नहीं कहाँ से आ टपका। उसने मुझे घूसा रसीद की और फिर गाड़ी लेकर ये जा वो जा। मैं तो पीछे चिल्लाता ही रह गया कि मर्सिडीज़ कहाँ है? गैरेज में। उसकी चाबी कहाँ? मेरे पास। निकाल। क्यों? साहब ने मुझे बोला है। चाबी दे मुझे, दे और भीतर उनके पास पहुँच। बुला रहे हैं वो तुझे। लेकिन फिएट, कहीं नहीं जाती, मिल जाएगी। अब चाबी दे। लेकिन मैंने उस छोकरे को पकड़ना है। यूं ही अड़ी करता रहेगा तो वो मत आया मेरे हाथ में। ओह, बोल किधर गया वो? उधर। उसने एक तरफ हाथ उठाया। मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं, तुझे साहब बुला रहे हैं। चाबी दे और जल्दी से उनके पास पहुंच। वजीर चंद ने हिचकिचाते हुए चाबी में गुच्छा सौंपा। शरद गैरेज की ओर भागा। रास्ते में उसने घूमकर देखा, पाया वजीर चंद महल की ओर लपका जा रहा था। उसने पिछवाड़े में मौजूद गैरेज में से मर्सिडीज निकाल उसे चलाता हुआ सामने पहुंचा। सामने अभी भी वो फाटक से थोड़ा परे ही था कि उसे वजीर चंद दौड़ता सीढ़ियों की तरफ उतरता दिखाई दिया। रुको रुको, वो चिल्लाता। शरद रफ्तार बढ़ा दी। भीतर का नज़ारा कर चुकने के बाद वजीर चंद उसे रोकने आना तो अपेक्षित था, लेकिन उसकी इतनी जल्दी लौट आने की उम्मीद नहीं थी। मर्सिडीज फाटक से बाहर निकली। तभी वजीर चंद की रुको रुको की गुहार रोको रोको की तब्दील में बदल गई। सड़क पर काफ़ी लोग मौजूद थे, जिन्होंने कि वजीर चंद की गुहार सुनी, लेकिन किसी की मर्सिडीज के सामने आने की हिम्मत न हुई। मर्सिडीज तोप के छूटे गोली की तरह सड़क पर भागी। वो जानता था कि हालात बहुत खतरनाक थे। किसी भी क्षण पुलिस उसके पीछे लग सकती थी। पुलिस उसे रास्ते में, खासतौर से मोतिहारी में मिल सकती थी। वो नेपाली छोकरे के करीब भी फटकने से पहले पकड़ा जा सकता था। मोतिहारी तक ऐसा कोई हादसा न हुआ। सुगोली से भी वो सुरक्षित निकल गया, लेकिन तब उसे ब्रह्मा की फेट के कहीं दर्शन नहीं हुए थे। पता नहीं वो छोकरा ब्रह्मा की फेट के साथ उस सड़क पर था भी या नहीं। फिर रक्सौल में उसे फेट दिखाई दी। वो निहायत खतरनाक रफ्तार से बॉर्डर की ओर बढ़ रही थी। उसने मर्सिडीज की रफ्तार बढ़ाई। तभी उसे रियर व्यू मिरर में एक पुलिस की जीप दिखाई दी। वो बड़ी तेजी से रफ्तार से उसके पीछे सड़क पर दौड़े चली आ रही थी। शरद का दिल डूबने लगा। पुलिस की जीप उसके पीछे मौजूद होना मात्र संयोग था या वो उसकी फिराक में थी? अगर जीप की वहां मौजूदगी संयोग था तो अब वो कार को बॉर्डर की तरफ अंधाधुंध भगा कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसने मर्सिडीज की रफ्तार को काबू में किया। छोकरे को चेक पोस्ट पर रुकना पड़ना था, इसलिए अब शायद उसके पीछे वहां पहुंच जाने की पूरी संभावना थी।
तब और कुछ नहीं तो ब्रह्मा के आक्रमणकारी को गिरफ्तार कराने का यश तो ले ही सकता था। तभी आगे भारतीय चेक पोस्ट आ गए। शरद ने देखा कि बैरियर के पोल नीचे झुका हुआ था। उसके सामने बाईं ओर होकर एक बस और 5-6 कारें खड़ी थीं। उन कारों में आखिरी कार ब्रह्मा की फिएट थी। बैरियर पर खड़े सिपाहियों के ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के शरद ने जोर जोर हॉर्न बजाने लगा, लेकिन सिपाहियों के पहले नेपाली छोकरे का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो। वो आतंकित हो उठा। एकाएक उसने फिएट का इंजन स्टार्ट किया और उसे अन्य कारों करके पहले उसे निकाल कर बैरियर की ओर दौड़ा दिया। पकड़ो पकड़ो! शरद दौड़ती मर्सिडीज की खिड़की में से गर्दन निकालकर गला फाड़कर चिल्लाया। फिएट बैरियर का पोल तोड़ती पार निकल गई। पकड़ो! शरद फिर चिल्लाई। ये कातिल है, ये फरार हो रहा है, ये शरद शुक्ला है। उसने पटना में से एक आदमी का कत्ल किया, ये शरद शुक्ला भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो! तत्काल पुलिस वाले फिएट पर गोलियां बरसाने लगे। फिएट का पिछला शीशा चटका, जोर की आवाज के उसका एक टायर फटा। फिएट सड़क पर डगमगाती और फिर धीमी होती हुई उलट गई। नेपाली छोकरा फिएट से निकलकर वीरगंज की नेपाली चौकी की तरफ भागा। हिंदुस्तानी सिपाहियों की राइफलें की गोलियां लग रही थीं। नेपाली चौक से एकाएक जीप निकली और छोकरे की तरफ दौड़े। फिर कई गोलियां एक साथ छोकरे के दौड़ते जिस्म में टकराईं। उसके मुंह से एक हृदय विदारक चीख निकली। उसका जिस्म एक क्षण के लिए धनुष की तरह मुड़ा और वो धड़ाम से नीचे सड़क पर गिर गया। नेपाली चौकी की जीप तूफानी रफ्तार से के साथ उसके करीब पहुंची। उसमें से 2 आदमी निकले। उन्होंने छोकरे की गोलियों की छलनी जिस्म को जीप में लादा और फिर जीप वापस नेपाली चौक की तरफ दौड़ चली। जैसे एक कोहराम मच गया था, वैसे एक वो शांत हो गया। शरद ने मर्सिडीज को यू टर्न देने की कोशिश की, लेकिन विशाल गाड़ी से एक घुमाने में वो कामयाब न हो सका। तभी उसके पीछे आते पुलिस की जीप वहां पहुंच गई और उसने उसका रास्ता रोक लिया। फिर पलक झपकते वो कई हाथों की मजबूत गिरफ्त में था। 5 बज चुके थे। सूरज क्षितिज की ओर सरकने लगा। थका हारा निराश शरद शुक्ला रक्सौल में राम खिलावन के रेस्टोरेंट में एक कोने मेज पर बैठा कॉफी पी रहा था। उसके सामने 2 सशस्त्र पुलिसिए बैठे थे, जिनकी कॉफी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनकी दिलचस्पी सिर्फ शरद में थी, जिसके हाथों में हथकड़ी तो नहीं थी, लेकिन वो उनका बंदी था। 6 घंटे से वो वहाँ मौजूद था। रेस्टोरेंट के काउंटर पर राम खिलावन ही नहीं, किसी अज्ञात आशंका से ग्रस्त तुलसी भी मौजूद थी। वो बड़े भयभीत भाव से रह रहकर शरद की ओर दिशा में देख रही थी कि उसे कोई आश्वासन दे पाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे तो उस घड़ी खुद आश्वासन की जरूरत थी। तभी इस रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला और 2 व्यक्तियों ने भीतर कदम रखा। शरद ने दोनों का तत्काल पहचाना। एक राम पूजन सिंह नाम का वो इंस्पेक्टर था जो उसे माया और पटना के बाहर मिला था और जिसकी कार कब्जा कर वो कदम कुआं पहुंचे थे। दूसरा मोटा ठिगना और सूट बूटधारी वो नेपाली था, जिसने नेपाली चेक पोस्ट पर एक पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार होने से बचाया था। वैसे तो शरद दोनों को ही वहां देखकर हैरान हुआ, लेकिन ज्यादा हैरानी उसे दूसरे शख्स की हुई, वहां भारत में मौजूदगी पर। वो दोनों शरद की मेज की तरफ बढ़े तो दोनों सशस्त्र सिपाही काल उठकर खड़े हो गए। दोनों मेज के करीब पहुंचे। राम पूजन सिंह ने एक उड़ती निगाह परेशान हाल शरद पर डाली और फिर सिपाहियों को इशारा किया। दोनों ने ठोक कर सैल्यूट मारा और फिर मुस्तैदी से चलते हुए वहां से बाहर निकल गए। राम पूजन सिंह और मोटा नेपाली सिपाहियों द्वारा खाली की कुर्सियों पर बैठ गए। राम पूजन सिंह कुछ क्षण प्रश्न सूचक निगाहों से शरद की तरफ देखता रहा और फिर बोला, मेरे जूते हाजिर है। शरद बोला, अब भी पहने हो? जरूर बहुत ही ज्यादा आरामदेह लगे होंगे। जरा भी नहीं, पूरी तरह काटते हैं। हम भी काटते हैं। फिर वो सर बोला, भाई इधर कॉफी हमारे लिए भी लाओ। लाए साहब, राम खिलावन काउंटर पर से बोला। राम पूजन सिंह कुछ क्षण फिर शरद को अपलक देखता रहा और बोला, इन्हें जानते हो? सूरत से पहचानता हूँ। शरद विचलित स्वर में बोला, नाम नहीं जानता। नाम अब जान लो, इनका नाम है लक्ष्मण सिंह विश्वकर्मा। ये नेपाली सीक्रेट पुलिस के चीफ हैं। प्रणाम। शरद दोनों हाथ जोड़ता हुआ बोला। श्री विश्वकर्मा ने केवल सहमति में सिर हिलाया। उच्च अधिकारी को तो आज तड़के बॉर्डर पर आप लग ही रहे थे। इतने उच्च अधिकारी निकलेंगे मैंने सोचा नहीं था। विश्वकर्मा ने कोई उत्तर न दिया। शरद जेब का इंस्पेक्टर की तरफ घूमा तो उसने पाया कि वो अपनी खोपड़ी से हिला रहा था। तौबा! फिर वो एक बोला, लड़की थी कि वाला टोस तोड़ गई थी, खोपड़ी फूट गई थी। आज किसी की मजाल नहीं हुई हमारे ऊपर यूं वार करने। आज तक मजाल नहीं हमारे ऊपर वार करने की। सॉरी, बस सिर्फ सॉरी। इंस्पेक्टर उसे घूरता हुआ बोला, जरा गिनो, चंद ही घंटों में कितने जुर्म किए तुमने? 3 बार कार चोरी की,
पहले यहाँ रक्सौल में मारुति, फिर पटना से बाहर फिएट, और वो एक पुलिस अधिकारी की, और फिर पटना में मर्सिडीज। एक पुलिस अधिकारी पर कातिलाना हमला किया और उसे ठंड से मरने के लिए खड्डे में डालकर फरार हो गए। और वो आगे शायद नीलकंठ के कत्ल का ही जिक्र करने जा रहा था कि राम खिलावन कॉफ़ी ले आया। उसने तीनों को कॉफ़ी सर्व की और फौरन वहाँ से हट गया। इंस्पेक्टर ने कॉफ़ी एक घूंट पिया और फिर बोला, ये अष्टभुजा कैसा आदमी था? बहुत अच्छा। तुम्हारा दोस्त था? जिगरी इकलौता। फिर तो उसकी मौत का तुम्हें अफसोस होगा? जी हाँ, बहुत अफसोस है। न मरता तो जैसे मरता उससे ज़्यादा अफसोस होता। जी। फीफी बारजीनी नाम की फ्रांसीसी महिला को उसने ऐसी बेरहमी से पीटा था कि वो अष्टभुजा कि उसके फ्लैट से पीठ फेरते ही मर गई थी। अब अगर जिंदा होता तो फांसी ही चढ़ता ना। कत्ल का इल्जाम में वो जरूर कोई दीवानगी का दौरा पड़ा था उसे। रूई की तरह धुना था उस बेचारी फूल सी औरत को। अपनी करतूत को छुपाने तक की कोशिश न की। कई लोगों ने उसे फीफी के फ्लैट में दाखिल होते वहाँ कोहराम मचाते और फिर वहाँ से रुखसत होते देखा था। कैसा अजीब समाज है हमारा। मर्द औरत पर अत्याचार कर रहा तो दखल अंदाजी के लिए कोई आगे नहीं आता। लगता है औरत का पिटना मर्द का अधिकार है और उसकी शान मानी जाती है। वो औरत हत्यारी थी जिसने नीलकंठ नाम के एक आदमी को कत्ल किया था। मालूम है? शरद के मुंह से निकला। हाँ, कैसे? क्या कोई और टेप रिकॉर्डर चालू था? टेप रिकॉर्डर? ब्रह्मा की स्टडी में उसकी मेज के ऊपर दराज में एक टेप रिकॉर्डर हमेशा मौजूद रहता था जिसे वो वक्त ज़रूरत चालू कर लेता था। आज भी वो टेप रिकॉर्डर वहाँ था लेकिन चालू नहीं था। उसमें टेप ही नहीं था। अब आपकी बातों से लगता ज़रूर कोई और भी टेप रिकॉर्डर मौजूद था जिसकी मुझे खबर नहीं थी, लेकिन ज़रूर वो चालू था। आपको ज़रूर वो टेप सुनकर ही मालूम हुआ होगा कि फीफी ने नीलकंठ का कत्ल किया था, क्योंकि ऐसा उसने मेरे और वर्मा के सामने अपनी जुबानी कबूल किया था। हमें ऐसे किसी टेप रिकॉर्डर की कोई खबर नहीं। तो आपको फीफी के कातिल होने की कैसे खबर है? ब्रह्मा की डाइंग डिक्लेरेशन की वजह से। वो ये बयान दर्ज करा के मरा था कि उसके नीलकंठ के नाम के एक मातहत का तुम्हारे फ्लैट में कत्ल उसकी बीवी फीफी ने किया था। बहुत ही नफरत मालूम होता था बूढ़ा अपनी नौजवान बीवी से। ऐसे पुरजोर लहज में कातिल करार दिया उसने अपनी बीवी को, जैसे कि उसमें कोई बदला लेना चाहता हो। तब वो नहीं जानता था कि उसकी बीवी बदला लिए जाने की स्टेज से पहले गुजर चुकी थी। पहले तुम्हारे दोस्त अष्टभुजा के हाथों पर लोग सिधार चुके थे। दोनों तकरीबन एक ही जैसी मौत मरे, जो कि अच्छा हुआ। ब्रह्मा का मरना तो अच्छा ही हुआ। जिंदा बच जाता तो हमें वारदात की तफ्तीश करनी पड़ती, जो कि उसने विश्वकर्मा की ओर देखा, हमारे पड़ोसियों को असुविधा में डालते। ओह! शरद कुछ क्षण सोचता रहा वो अगली बात जुबान पर लाए या न लाए। वो फिर बोले पड़ा, आप जानते हैं असल में वो कौन था? वो अपने आप को नेपाल के उस राणा वंश का उत्तराधिकारी बता रहा था जिसने कि वर्तमान राजा के दादा त्रिभुवन शाह से पहले 105 साल तक नेपाल पर एक छत्र राज किया था। सन 1846 से 1951 तक। विश्वकर्मा धीरे से बोला। वो अपने आप को हिरण्यवर्ण नरसिंह राणा बता रहा था। ठीक बता रहा था जी। वो वही था जो अपने आप को बता रहा था। वो नेपाल के भूतपूर्व सम्राट त्रैलोक मोहन नरसिंह राणा का ही वंशज था जो भारत में बैठा था, यहाँ गुमनामी में जिंदगी जीता, नेपाल पर राणा वंश के राज की पुनर्स्थापना के सपने देख रहा था। वो हमारे वर्तमान राजा का तख्ता पलटने के लिए नेपाल में इंकलाब लाने की कोशिश कर रहा था। वो समझता था कि वो असंतुष्टों को राजा के खिलाफ खड़ा कर सके और उनका रहनुमा बन के खुद राज हथिया सकता था। हमें ऐसे खुफिया रिपोर्टें गाय बगाए मिलती रहती हैं कि हमारे देश में राजा के खिलाफ चुपचाप कोई राजनीतिक सुगबुगाहट हो रही थी। हम ऐसे किसी अभियान का बड़ी आसानी से दमन कर सकते थे, लेकिन वो अभियान फिर सिर उठा सकता था। इसलिए हमें यह मालूम होना जरूरी था कि उस कथित इंकलाब की पीठ पर कौन था। पहले हमने ये समझा था कि वो हरकत उन बाहरी ताकतों की थी जो कि सारी दुनिया में मोनार्की के खिलाफ है, लेकिन रूस के विघटन के बाद हमें उस बात की संभावना बहुत कम लगी। फिर धीरे धीरे तस्दीक भी हो गई कि ऐसा नहीं था। तब हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वो अभियान किसी इकलौते शख्स के निजी स्वार्थ का नतीजा था। जल्दी इस बात की भी तस्दीक हो गई थी कि ऐसे किसी शख्स का नेपाल में होना संभव नहीं था। तब स्वाभाविक तौर पर हमारी तवज्जो भारत पर गई, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे के नागरिकों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है। इस लाइन पर पड़ताल की गई तो हमारी तवज्जो तुम्हारी तरफ गई। हमें मालूम हुआ कि तुम 10 महीने से 21 बार
नेपाल की यात्रा कर चुके थे। इतने कम वक्त में एक शख्स के नेपाल में इतने फेरे हमें बहुत खटके। हाँ, हमने आगे तफ्तीश की तो सूर्य इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी का नाम सामने आया। तब हमें ये फैसला करने पर मजबूर हो गए कि नेपाल में जारी अवांछित राजनीतिक गतिविधियों में इस कंपनी का ज़रूर कोई रोल था। लेकिन इनकलाबियों का रहनुमा इस कंपनी से किस तरीके से संबंधित है ये हम न जान सके। तब हमने ये जानकारी तुम्हारे ज़रिए हासिल करने की योजना बनाई। हमने प्रत्यक्ष में और परोक्ष में अपना एक आदमी तुम्हारे सिर थोपने का इंतजाम किया। कैसे? शर्मोत्सुक स्वर में बोला। हमें मालूम हुआ कि काठमांडू में पड़ी एक सशस्त्र बैंक डकैती के अपराधियों में से एक की जुड़वा बहन पटना में रहती थी। वो तुम्हारी प्रेमिका थी। वो अपराधी नकुल कोइराला था, जो कि एक जेल में एस्केप के दौरान मारा गया था, और उसकी जुड़वा बहन माया कोइराला थी। हमने नकुल कोइराला को हस्तलेख की नकल करके उसकी बहन के नाम एक संदेश तैयार करवाया, जो कि बताता था कि वो जेल से फरार होने की में कामयाब हो गया था, लेकिन नेपाल से फरार होने के लिए मदद की ज़रूरत थी। जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे, माया ने इस बाबत तुम्हें उसको उकसाया और तुम नकुल को नेपाल से निकाल जाने के लिए तैयार हो गए। इस बात का हमें खेद है कि नकुल कोइराला की जगह लेने के लिए हम कोई दक्ष कमांडो नियुक्त नहीं कर सके थे, क्योंकि हमारे सामने ये हैंडीकैप था और हमारे आदमी की शक्ल और उम्र मोटे तौर पर नकुल कोइराला से मिलती जुलती होना जरूरी था। नतीजतन गौतम गोरखा नाम का जो छोकर हमने चुना वो कतरा नाड़ी था। उससे हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उसे चुनना हमारे मजबूर थे, क्योंकि हमारे फोर्स में वो एक ऐसा शख्स था जो उम्र और शक्ल में नकुल कोइराला से काफ़ी मिलता जुलता था। मेरा भी यही ख्याल था। अगर उसकी शक्ल और उम्र मोटे तौर पर नकुल कोइराला से न मिलती होती तो ये कहानी अमलेखगंज में ही ख़त्म हो जाती, जब मैं भांप जाता कि वो माया का भाई नहीं था। ठीक है, लेकिन उसको मेरे मत्थे थोपकर नेपाल से बाहर निकलवाने की क्या ज़रूरत थी? जैसे भारत और नेपाल के संबंध में उनकी रूह में तो वो आराम से टहलता हुआ भारत में आ सकता था। उसका यूँ भेजना इसलिए वांछनीय नहीं था क्योंकि मेरे और तुम्हारे देश के बीच मधुर संबंध स्थापित थे। वो ना तजुर्बे का लड़का अगर यहाँ पकड़ा जाता और तुम्हारी सरकार उसकी यहाँ मौजूदगी की असल वजह उससे कबुलवा लेती, तो ये नेपाल के लिए बहुत असुविधा की बात होती। जिस आदमी की हत्या करके उसे नियुक्त किया गया था वो उसे हम नहीं जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, सिवाय इसके कि उसके सूर्य इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी से कोई संबंध हो सकते थे, जिसके कि तुम प्रतिनिधि थे। वो आदमी भारत से राजनीतिक शरण पाया हुआ कोई शख्स भी हो सकता था। ऐसे शख्स की हत्या से पहले या बाद या हत्या के दौरान अगर गौतम पकड़ा जाता तो ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल स्कैंडल बन सकता था। तुम्हारे से थोप कर जैसे हमने उसे भारत पहुंचाया था, वैसे अगर वो पकड़ा जाता तो हम तो उसके अस्तित्व से भी मुकर जाते। हम तो ये तक कबूल न करते कि वो नेपाली था, और फिर सारी जिम्मेदारी तुम्हारी मानी जाती। उसको अपनी कार की डिक्की में छुपा कर लाने में भी तुम्हारी ही कोई चाल समझी जाती। ज़ाहिर है कि पकड़े जाने पर जब तुम भी पकड़े जाते तो इस बात कोई संतोषजनक सफाई न दे पाते। जितना कम तुम्हारा जवाब विश्वसनीय होता है, जो कि होता है ही, उतना ही ज़्यादा पुलिस को भी सब किया धरा तुम्हारा लगता। दरअसल तुम्हारा रोल ये भी था कि तुम्हारे ही दखल की वजह से वो सारी वारदातें एक मामूली लोकलाइज्ड क्राइम लगता, ना कि कोई अंतर्राष्ट्रीय स्कैंडल का दर्जा अख्तियार कर लेने की धमकी देती। कोई विस्फोटक घटना जो कि भारत और नेपाल के आपसी संबंधों में दरार डाल देती। नेपाल एक छोटा सा राष्ट्र है जो कि भारत जैसे विशाल और शक्तिशाली पड़ोसी राज्य से संबंध बिगाड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता, समझे? शरद ने इंकार में सिर हिलाया। भाई ये गूढ़ अंतर्राष्ट्रीय मसला है, रामपूजन सिंह बोला। तुम इसे समझा के लोगे भी क्या? तुम आगे सुनो। ठीक है, शरद बोला। हमारी योजना के अनुसार विश्वकर्मा आगे बढ़ा। तुम्हारी मदद से हमारा आदमी गौतम गोरखा सरहद पार कर पाया। आपकी योजना के अनुसार? शरद ने व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। तो इसलिए हितौरों में जैसे हमें खुदाई मदद मिली थी और बॉर्डर पर मौके पर खुदाई मददगार की तरह आप खुद आन धमके थे। जाहिर है, विश्वकर्मा निर्विकार भाव से बोला। यानी कि नेपाल में मेरी कल की मूवमेंट्स पर आपकी पूरी नज़र थी। बिल्कुल, वो तो ज़रूरी था। तब तो आपको ये भी मालूम होगा कि रामरूप थापा का कत्ल हो चुका है। मालूम है। सारे सिलसिले में अयोध्या प्रसाद बिराही नामक गद्दार का रोल भी मालूम है। आज सुबह सवेरे भक्तपुर में जो कुछ हुआ वो भी मालूम है। यहाँ क्या हुआ? वही जो होना चाहिए था। यहाँ राजा के खिलाफ उठने वाले तमाम सरिया कुचल दिए गए या काट लिए गए। ऐसी खामोशी से उन लोगों को घेरा गया था कि जो इंसान का बच्चा तो क्या, कोई परिंदा भी घेरे पर नहीं मार सकता था। उन तमाम लोगों को अपनी कर्तव्य की सजा मिल चुकी। अयोध्या के भी शरद मुख से निकला।
अयोध्या को तो सबसे पहले, उसके लेफ्टिनेंट दिवास को भी, फिर उसकी लेडी लेफ्टिनेंट निर्मला को भी। ओह, बहुत खून खराबा हुआ। आगे आगे क्या, इनकलाब कुचला जा चुका, नेपाल का सम्राट बनने का सपना देखने वाले है। हिरण्यवर्णन राणा उर्फ ब्रह्मा भगवान की देहरी पर हाजिरी भी भर रहा है। नेपाल में बसे तिब्बती शरणार्थियों और अपने ही देश के मधेसी समुदाय की नीयत को हम समझ चुके हैं और उनको सबक सिखाने और भविष्य में काबू रखने के तमाम प्रबंध कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त नेपाल में मुकम्मल अमन शांति है, और ये सब आपके एक अनाड़ी कमुर्म कमांडो की वजह से चुटकियों में हो गया, जिसकी हमें बहुत खुशी है। अलबत्ता इंकलाबियों के सरगना को हिंदुस्तान में पहचानने में हमें हफ्तों या महीनों भी लग जाते, हमें कोई हैरानी ना होती। अभी तो हमारे लिए ब्रह्मा का इंकलाब से रिश्ता जोड़ना मुश्किल काम होता, क्योंकि हमें तो ब्रह्मा के सूर्य इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज से किसी रिश्ते की खबर नहीं थी। सरगना भी उसी का निकल आना तो हमारे लिए सरासर करिश्मा था। एक बहुत ही सुखद संयोग था, जबकि ब्रह्मा तुम्हारे सामने अपनी और अपने प्रतापी पूर्वजों की डींग हाँक रहा था, तब वो सब सुनने के लिए हमारा आदमी वहाँ मौजूद था। आपको कैसे मालूम? खुद गौतम गोरखा ने बताया। यानी कि वो अभी जिंदा है? नहीं, लेकिन ब्रह्मा की तरह फौरन मरने से बच गया था। वो हमें सब कुछ बताकर मारा था। बॉर्डर से मेरे साथ पार होते ही वो सुबह खिसक क्यों नहीं गया था? वो माया क्योंकि वो माया कोइराला के रूबरू होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो सच में नकुल कोइराला थोड़ी था। मेरा भी एक ख्याल था, लेकिन वो साये की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहा था। तुम ब्रह्मा के पास न भटकते तो उसे कभी ब्रह्मा के अस्तित्व का ज्ञान भी ना होता। मैं पास कैसे न भटकता? ब्रह्मा की शर्त आप भर कर बोला। आखिर मैंने उससे 2 लाख रुपए का बोनस हासिल करना था, जिस पर कि मेरी आइंदा जिंदगी का दरोमदार था। हमारा आदमी तुम्हारे पीछे न पहुंचा होता ब्रह्मा तुम्हें खत्म कर देता जैसा कि वो करना चाहता था, तो हमारी तो सारी मेहनत ही जाया चली जाती। फिर न ब्रह्मा को असलियत का राज खुलता, न भक्तपुर में इंकलाब कुचला जाता। हमें खुशी की जो कुछ हुआ हमारे हक में हुआ, हमारी मर्जी के मुताबिक हुआ। आपकी मर्जी और आपके हक की टांग तो आपके न तजुर्बेकार आदमी ने लगभग तोड़ी दी थी। क्या मतलब? उसने ऐसी बौखलाहट में और यूं अंधाधुंध फायरिंग की थी कि करिश्मा ही था। एक गोली ब्रह्मा को जा लगी थी। हालत ऐसे बन गए थे कि संभावना तो इस बात की ज़्यादा थी कि ब्रह्मा तो सही सलामत बच जाता और वो यहाँ मरा पड़ा होता। हमें खुशी के वास्तव में ऐसा न हुआ। इसके अलावा उस काम को अंजाम देने के बाद नेपाल की ओर दौड़ पड़ना भी उसकी बहुत बड़ी गलती थी। अब उसका क्या होगा? उसका तो जो होना था वो हो चुका। मेरा मतलब इस घटना का क्या हुआ जो उसके साथ बॉर्डर पर घटित हुई। हमारी इस बाबत भारत सरकार से बात हो चुकी है। बॉर्डर पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। ओह, तो ब्रह्मा का कत्ल कि किसी नामालूम हत्यारे के हाथों से हुआ, जो पता नहीं कैसे महल में 3 नौकर चाकरों के होते ब्रह्मा की स्टडी तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। उसी के हाथों वो दूसरा आदमी अष्टभुजा भी मरा, जो कि पता नहीं था क्यों उस घड़ी वहाँ मौजूद था। शायद वो रामपूजा सिंह बोला। उस घड़ी ब्रह्मा कोई रिपोर्ट देने पहुंचा था कि उसके हुक्म के मुताबिक वो उसकी बीवी का कत्ल कर आया था। उसके हुक्म के मुताबिक? शर्त की भंग उठी। उसके हुक्म के मुताबिक, रामपूजा सिंह पूरे इत्मीनान के साथ बोला। आपकी कार हमें सलामत वापस मिल गई है। मारुति उसके मालिकान तक पहुंचा दी गई है और दुरुस्त करके मरम्मत करके मर्सिडीज वापस पटना पहुंच जाएगी। वजीर चंद इस बाबत कुछ नहीं कहेगा? क्या कहेगा भाई? मर्सिडीज ले जाने की इजाज़त तो तुम्हारे बॉस ने ब्रह्मा ने तुम्हें खुद दी थी। वजीर चंद को ब्रह्मा भीतर घायल पड़ा मिला होगा, बेहोश पड़ा मिला था। उसके बाद वो अस्पताल में होश में लाया गया था, जहाँ उसने अपनी रैंक डिक्लेरेशन में दर्ज कराई थी। वजीर चंद इस बात की तस्दीक करने की स्थिति में नहीं था कि ब्रह्मा ने तुम्हें मर्सिडीज ले जाने की इजाज़त दी थी या नहीं। वो फिर मुंह फाड़ सकता है, वो मरियल बुड्ढा। जी हाँ, क्या कहेगा वो? यही ना कि शरद शुक्ला का नाम का ब्रह्मा का एक मुलाजिम ब्रह्मा की मर्सिडीज उससे जबरन हत्या कर भाग गया था। हम उसे समझा देंगे कि शरद शुक्ला रक्सौल के करीब भारत नेपाल बॉर्डर पर मारा गया था, जबकि वो मर्सिडीज के साथ भारत से फरार होने की कोशिश कर रहा था। यही तो तुम चाहते थे ना? तभी तो तुमने बॉर्डर पर ये शोर मचा दिया कि शरद शुक्ला भाग जा रहा था, जिसकी वजह से उसे बेचारे छोकरे की जान गई। बेचारा छोकरा, वो खामखा मारा जाए, वो बेचारा ही होता है। जैसे ब्रह्मा, जैसे फीफी, जैसे अष्टभुजा, जैसे नीलकंठ। हाँ, सब बेचारे हैं, और तुम भी, मैं भी।
सिर्फ मरे नहीं वरना इतने कोराम में भी तुम्हारा भी स्वर्गवासी हो जाना क्या बड़ी बात थी। आप ठीक कह रहे हैं। शरद को कबूल करना पड़ा। अब मेरा क्या होगा? अब तुम्हारा क्या होगा? पटना वापस नहीं लौटोगे तो कुछ नहीं होगा। पटना से हमेशा के लिए बहुत दूर निकल जाओगे तो कतई कुछ नहीं होगा। जो चंद लोग तुम्हें पटना में जानते हैं वो सब ये समझे कि तुम सच में इंडो नेपाल बॉर्डर पर मारे गए थे। यानी कि ये खबर आम होगी। होगी तो क्या, तुम्हारे तो फायदे में है ये बातें। तभी तो तुमने उस छोकरे को शर शुगला बताकर गोलियों से भुनवा दिया। तब मुझे मालूम नहीं था, शरद खेदपूर्ण स्वर में बोला, कि ब्रह्मा की डाइंग डिक्लेरेशन की कृपा से नीलकंठ के कत्ल के इल्जाम से मैं बरी हो जाने वाला था। वो इल्जाम तुम पर अब भी लग सकता है। इंस्पेक्टर सख्ती से बोला। जी, हमारे ऊपर कातिलाना हमला करने के इल्जाम भी, 3 बार कार चोरी करने के इल्जाम भी। जी, अगर तुमने हमसे हमसे असहयोग करने की कोशिश की तो मैं क्या सहयोग करूं? बताया तो जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर, बहुत दूर निकल जाओ। मैं अपने होम टाउन वापस चला जाऊंगा, जहाँ से मैं 1 साल के लिए तड़ी पार किया गया था, लेकिन जहाँ मैं लौट सकता हूँ क्योंकि वो मियाद आज ख़त्म हो गई है। गुड। हम तुम्हें अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने का मौका दे रहे हैं। उसे कैश करने में तुम्हारी भलाई है। मेरी होने वाली बीवी पीछे पट्टा में, उसे मैं लिवाने उसे मैं लिवाने नहीं जा सकते, लेकिन उसके बिना तुम्हारी नई ज़िंदगी उसके साथ ही शुरू होगी। उससे मिलाप के लिए तुम्हारा पढ़ना जाना ज़रूरी नहीं, वही जहाँ तुम उसे बुलाओगे आ जाएगी। वो टेलीफोन पर उपलब्ध है। हाँ, अगर वो पुलिस की हिरासत में नहीं है तो वो महाराजगंज में अपने हॉस्टल में होगी, जहाँ की टेलीफोन है। फिर क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। बढ़िया। इंस्पेक्टर एक्शन टेटका और फिर बोला, भाई तुम्हारी शादी में तो हम शरीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन शादी का तोहफा हम तुम्हें अभी दिए देते हैं। जी। उसने अपनी कोट की जेब में से एक पैकेट बरामद किया, उसे सैयद के सामने रख दिया। वो बोला, ये वो रकम तो बॉर्डर पर तुम्हारी गिरफ्तारी के वक्त तुम्हारी जेब से बरामद हुई थी, पूरी की पूरी। काबू करो। शरद की बाँछें खिल गई। आज़ादी की कोई अहमियत नहीं। इंस्पेक्टर उसे घूरता हुआ बोला, अपनी प्रेमिक आज़ादी की कोई अहमियत नहीं। इंस्पेक्टर उसे घूरता हुआ बोला, अपनी प्रेमिका से मिलाप की कोई अहमियत नहीं, इस रकम की अहमियत है। जनाब, शरद जल्दी से बोला, इस रकम की आज़ादी और माया के बिना मेरे लिए कोई अहमियत नहीं, लेकिन अब जबकि आज़ादी हासिल है, चलो ऐसे ही सही, शायद इसी को कहते हैं चुप रही और 3-3। शरद बड़े संकोचपूर्ण भाव से हंसा। खुश इंस्पेक्टर बोला, जी हाँ, तो हम चलें? उठता हुआ बोला। विश्वकर्मा भी उसके साथ उठ खड़ा हुआ। सर, आपके जूते रहने दो, अब तुम्हारे काम आएंगे। जब तुम्हें काटेंगे तुम्हें याद आएगा कि वो पुलिस के जूते थे जो तुम्हें पड़े थे। बेभाव के। शरद हंसा। आई विश यू, इंस्पेक्टर उसकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ बोला, अ वेरी हैप्पी जर्नी टू योर होम टाउन। थैंक यू सर। शरद सम्मानपूर्ण ढंग से उसका हाथ थामता हुआ बोला। फिर विश्वकर्मा ने भी जबरन मुस्कुराते हुए शरद से हाथ मिलाया और फिर वो दोनों वहाँ से विदा हो गए। शरद मंत्रमुग्ध सा उन्हें वहाँ से जाता देखता रहा। उन दोनों के पीछे रेस्टोरेंट का दरवाज़ा बंद हो गया तो शरद काउंटर पर बैठे राम खिलावन और उसके पहलू में खड़ी इसकी बीवी तुलसी के पास पहुंचा। कॉफ़ी का पैसा? शरद बोला। कुछ नहीं। पति के बोल पाने से पहले तुलसी बोल पड़ी। वो सब हमारी तरफ से, लेकिन वो सब हमारी तरफ से, राम खिलावन ने बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे क्योंकि हमारे जुरू ऐसा बोला था। कोई और भी? क्योंकि हमारे जुरू ऐसा बोला थे। क्योंकि हमारे जुरू ऐसा बोला था। कोई और भी से हो तो बोलो। है तो सही, बोलो। है तो सही, बोलो। एक फ़ोन करना है पटना। राम खिलावन ने काउंटर के नीचे से फ़ोन निकाल कर उसके सामने रख दिया। अपेक्षा से कांपती उंगलियां ने शरद माया के हॉस्टल में फ़ोन का नंबर डायल पर घुमाने लगा। अपेक्षा से कांपती उंगलियों से शरद माया के हॉस्टल का फ़ोन नंबर डायल पर घुमाने लगा। समाप्त।